पोलराइज करके बांट के आप बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते। बांटोगे ज्यादा तो खुद भी कटोगे। मस्जिद में बैठ के अल्लाह मोहम्मद कहने पे आप जेल जाएंगे, लेकिन उसी मस्जिद के सामने आप जो है जय श्री राम के नारे लगाएंगे और डांस करेंगे तो आप पे फूल बरसाए जाएंगे, आपके कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो और क्या होगा? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? राहुल गांधी कांग्रेस पे सवारी नहीं कर रहा है, कांग्रेस पूरी राहुल गांधी के कंधों पे सवारी कर रही है। राहुल गांधी को प्लेट में सजा के कुछ नहीं मिला। ये कोई अगर ये कहता है कि आज हिंदू खतरे में है तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि आज हिंदू राष्ट्र है ये भारत। भारत में दो तरह के मापदंड हैं, दो तरह के कानून हैं। आई एम हाईली बायस्ड टुवर्ड्स राजीव गांधी, उसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई मेरे पे आरोप लगाता है तो उस आरोप में मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बिल्कुल बायस्ड हूं राजीव गांधी के लिए। लेकिन मैं तो राजनीति में आया था उस लोकतांत्रिक भावना से जो पंडित नेहरू की भावना थी और मेरे पिताजी की भावना थी। मोदी जी का इंटरव्यू किया था और उसके बाद मैं पार्टी से निकाल दिया गया था। तो मोदी जी के मन में कहीं ये बात थी कि मेरी वजह से शाहिद सिद्दीकी का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। तो हमारा सारा पैसा, सारी सोच, सारा दिमाग, सारी एनर्जी भारत के निर्माण में लग रही थी। लेकिन 62 की जंग ने हमें ऐसा झटका दिया, सिर्फ नेतृत्व को नहीं, हर भारतीय के दिल में झटका लगा। अगर भारत पे चीन हमला न करता 62 में और भारत को उस तरह से जो है नहीं एक झटका लगता तो भारत बहुत पहले बहुत आगे निकल गया होता। ये जो भय की राजनीति दोनों तरफ से हुई कि मुसलमानों को भयभीत करके उनका वोट लो, हिंदुओं को भयभीत करके उनका वोट लो, इसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है पिछले 20-30 साल में भारत को। मोहम्मद अली जिन्ना ने जितना पिछड़ा मुसलमान को, जितना नुकसान पहुंचाया, मैं नहीं समझता कि किसी एक व्यक्ति ने पहुंचाया। इस धरती पर कोई ऐसा देश नहीं है जो हिंदुओं की तरह से या हिंदुस्तान की तरह से बड़े दिल वाला और क्षमा करने वाला हो, स्वीकार करने वाला हो। इस दुनिया की पूरी दौलत भी मुझे इस जमीन से जुदा नहीं कर सकती, यहां से अलग नहीं कर सकती। शाहिद सिद्दीकी जी को बचपन में अपने पिताजी से यह सीख मिली थी। आप देख रहे हैं साहित्य तक, मैं हूं जयप्रकाश पांडे और साहित्य तक के शब्दरथी कार्यक्रम में आज हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं शाहिद सिद्दीकी जी। नमस्कार आपका। आप जानते हैं कि यह कार्यक्रम किताबों पर केंद्रित है और शाहिद जी की एक किताब आई है आई विटनेस। मैं इसी किताब पर चर्चा करूंगा। पत्रकारिता के क्षेत्र का जाना माना नाम है, बड़े संपादक रहे हैं और शाहिद भाई अपना परिचय ये देते हैं कि ये एक जागरूक नागरिक, जुनून से जो है वह पत्रकार, राजनेता, लेकिन सबसे अधिक अगर इन्हें किसी चीज से मोहब्बत है तो वह है बतौर नागरिक इनकी जो भूमिका है वह इनको भाती रही। और इस पुस्तक में इन्होंने अपने जीवन से जो कुछ सियासत के क्षेत्र में देखा वह दर्ज करने की कोशिश की है। शाहिद भाई, पहले तो शुरुआत इसी बात से कि आई विटनेस लिखने की अभी इस वक्त क्या जरूरत पड़ी, जबकि आपने यह देखने की शुरुआत अपने बचपन से कर दी थी? नहीं, देखिए, लिखनी तो मैंने ये 2016-17 में लिखनी शुरू की थी, लेकिन छापने की हिम्मत नहीं की। अब इसको छापने की हिम्मत की जब मैंने तय कर लिया कि मैंने अपनी सब कश्तियां जला दी और मैंने अपने को राजनीति से और पब्लिक लाइफ से दूर कर लिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सच जो है कड़वा होता है और सच कुछ लोगों को बुरा भी लगता है और आज का जो जमाना है उसमें ज्यादा बुरा लगता है। और लेकिन मैं जो लिखना चाहता था ईमानदारी से लिखना चाहता था, सच्चाई से लिखना चाहता था, वरना जो है अपनी मेमोइर्स लिखने का कोई फायदा नहीं अगर आपने सिर्फ कहानियां बयान करनी है और सच्चाई नहीं बतानी है। तो मैंने ये सच्चाई बताई है। और जैसा आपने इंट्रोडक्शन में मेरे कहा था, मेरे पिताजी ने मुझसे जो बात कही थी और वो मेरे आत्मा के अंदर उतरी हुई है कि इस देश की जो मट्टी है, इस देश की जो आत्मा है, वो इतनी कमाल की है कि मुझे
सब कुछ अगर मिल जाए कहीं पे भी, मैं किसी कीमत पे तैयार नहीं हूं उसको लेने के लिए। मैं आपको बताऊं ईमानदारी से कि मैं जब देश से बाहर जाता हूं तो 1-2 हफ्ते के बाद मैं बाकायदा रोना शुरू कर देता हूं, आंसू बहने लगते हैं जब मैं कोई गाना सुनता हूं अपने देश का, कोई बात सुनता हूं, अपनी याद करता हूं अपने पहाड़ों को, अपने दरियाओं को, अपने खानों को, अपनी म्यूजिक को, अपने लोगों को। इतना कमाल का है कि मैं समझता हूं कि जो भी यहाँ पैदा हुआ है उससे ज्यादा फॉर्चुनेट कोई नहीं हो सकता। एक हमारे लीडर ने कहा था कि हम बड़े बदनसीब हैं यहाँ पैदा हो गए। मैं कहता हूँ हमसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं है कि हम यहाँ पैदा हो गए हैं। और अगर मुझे मेरे यहाँ तो विश्वास नहीं है पुनर्जन्म में, लेकिन अगर मेरा पुनर्जन्म हो बार बार तो मैं हिंदुस्तान में ही पैदा होना चाहूंगा। शाहिद भाई, चूंकि आपने जहाँ पर जिस बिंदु पर अपनी बात समाप्त की, संयोग की बात है कि ये किताब वहीं से शुरू होती है। जी आपने बचपन में जब आंखें खोली, जी जब पैदा हुए, आपने जी वहाँ का उल्लेख किया है। देश की आज़ादी के केवल 3 वर्ष जी बात बीते थे जी और आपका जन्म हुआ। जी जिन स्थितियों में आपने आंखें खोली, दिल्ली के दिल्ली, पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, बल्ली महाराज जी, दरिबे तलक तेरी मेरी कहानी दिल्ली में, जी और उस जगह पे आंखें खोली जहाँ एक तरफ गालिब साहब, दूसरी तरफ लाल किला, जी ठीक है, दिल्ली की गलियां, जी और एक तरह से केंद्र था। साथ ही साथ विभाजन की जो विभीषिका है, जिस पीड़ा का आपने बयान किया है, इस किताब में एक प्रसंग आपने रखा है कि पहली बार जो विस्थापन के बाद जो दंगे हुए थे वो एक अलग थे, लेकिन एक प्रेम जो है वो भी मतलब दंगे का एक कारण बना और बड़ा कारण बना। मैं चाहूंगा उस घटना, पहले तो उस बचपन की उस स्मृतियों को जो आपने किताब में दर्ज किया है, और वो प्रेम इतना हिंसक कैसे हो सकता है कि वो दंगों का कारण बन जाए और कई लोग मारे जाए। ऐसा है कि मोहब्बत और नफरत दोनों साथ साथ चल रहे थे। कभी मोहब्बत गालिब आ जाती थी, गालिब मतलब पे छा जाती थी, और कभी थोड़ी नफरत बढ़ जाती थी, क्योंकि पार्टीशन का जख्म ऐसा था, इस देश के विभाजन का जख्म ऐसा था कि मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी भी अगर देश के सीने पे ऐसा जख्म लगता तो वो आसानी से भर सकता था। उसको भरने के लिए भी बहुत लंबा समय चाहिए, अगर सदियां नहीं तो बहुत कई पीढ़ियां चाहिए। लेकिन उस वक्त जो था, मोहब्बतें भी इतनी गहरी थीं कि नफरत उसको विभाजन नहीं कर सकती थी दोनों के बीच। यानी जो नील का खटरा था वो बल्ली महारान था, जो कूचा घासी राम था और दरीबा कला था, और ये किनारी बाजार था जो अब पराठे वाली गली इसके नाम से ज्यादा मशहूर हो गया, दरीबे की जो गली थी। तो वो वहां पे जो मामला था वो इस तरह से आपस में जुड़े हुए थे कि हर घर का लेना देना साथ साथ था। मैंने बहुत से किस्से इसमें बयान किए हैं, उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन आपका जो बुनियादी किस्से, जिस किस्से पे आपने कहा कि एक जो पहला दंगा वहां पे, क्योंकि 47 में दंगे हो रहे थे सारे देश में, लेकिन चांदनी चौक में और पुरानी दिल्ली में दंगे नहीं हो रहे थे। लेकिन पहला दंगा जो हुआ वो मोहब्बत का दंगा था, और वहां पे एक मशहूर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौजवान खिलाड़ी थे हॉकी के, सिकंदर बख्त, और उनका जो है प्रेम हुआ, मैं नाम भूल गया हूँ, जो उनकी बेगम थी, शर्मा क्या जी, तो वो उनके साथ उनका प्रेम हुआ और उन्होंने शादी की। तो उससे पहले भी शादियां दिल्ली में हुई थी, और उन्हें आसिफ अली के साथ हुई थी। खुद जो पाकिस्तान के बनाने वाले हैं, उन्होंने ईला पंत से शादी की थी, जो पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान जी, उन्होंने भी की थी। तो दिल्ली में ऐसा हो चुका था, लेकिन ये जो था एक तरह के इम्तिहान बन गया, एक तरह का टेस्ट केस बन गया था, और उसको लेके पहली बार दिल्ली के टाउन हॉल में, जो घंटा घर जहाँ पे होता था नई सड़क के सामने, वहां पर दंगा हुआ और उसमें कई लोग मारे गए, और उस दंगे की वजह से पूरा माहौल जो है बिगड़ गया और पूरा बिखरा। और लेकिन वही सिकंदर बख्त जो है बाद में बीजेपी के लीडर बड़े बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री रहे, और उनका दिल पूरी तरह से भारत के लिए और भारत की सभ्यता के लिए, भारत की आत्मा के लिए धड़कता था।
तो ये बड़े मजे का उस वक्त का किस्सा था, लेकिन वहीं से फिर मोहब्बतें भी जन्मी हैं और मैंने उसके भी किस्से लिखे हैं कि किस तरह से पर्दा बाग जो था, जो हार्डिंग लाइब्रेरी के पीछे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक बाग होता था जिसमें सिर्फ महिलाएं जा सकती थी, उसको पर्दा बाग कहते थे। तो वहाँ हिंदू महिलाएं भी आती थी, मुस्लिम महिला भी आती थी, हम बच्चे जा सकते थे, मर्द नहीं जा सकते थे। तो वहां पर जितने भजन होते थे उसमें मेरी माँ मेरी माँ की आवाज बहुत अच्छी थी, नईमा बेगम की। तो वहाँ के जितनी भी ललायन, हमारे ज्यादातर लाले थे दिल्ली के, वो सब बड़ी बड़ी सेठानियां थी, वो सब जमा होती थी। वो कहते नहीं, मेरे को आने दे, तभी भजन शुरू होगा। भजन और वो ढोल और वो सब, तो भजन भी साथ मिलके गाती थी हिंदू मुसलमान औरतें। तो दंगा जो है उसने अलग नहीं किया और विभाजन ने भी अलग नहीं किया और आज तक नहीं अलग किया। हाँ, झगड़े होते रहे वहां पे। एक चीज पे और बता दूं मैं मुख्तसरन, एक झगड़े वहां पे ज्यादा जो होते थे ये तो कबूतरों को लेके होते थे, कबूतरबाजी पे। तो एक मतलब एक तरह से कबूतर भी बढ़ गए थे कि ये जामा मस्जिद के कबूतर हैं और ये बाजार सीताराम के कबूतर हैं, टोलियां आ रही हैं, उनमें टकराव हो रहा है। और पतंगबाजी पे होता रहा, किसने किसकी पतंग लूट ली, कौन किसकी पतंग ले गया, किसने ज्यादा जोर के पेच लड़ाए, कौन ज्यादा। हमने मुसलमान जरा आ गए दिल्ली के, उसमें के सारे काट दी तुम्हारी पतंग। और उन्होंने कहा अरे तुम क्या काटोगे, हमारा मांझा देखो, अभी जो हम मांझा तैयार कर रहे हैं उसका जवाब देखना। तो जवाब होता था, तो आपस में एक दूसरे से लड़ाई जो होती थी वो पतंग के द्वारा होती थी, कबूतरों के द्वारा होती थी, हाथ पैर से लड़ाई नहीं होती थी हिंदू मुसलमान की। तो ऐसा क्या हुआ कि ये जो विभाजन की एक तरफ विभीषिका थी और दूसरी तरफ दिल्ली का ये जो संयुक्त संस्कृति थी, जिसने गलियों का विभाजन भले ही रहा हो, दिलों का विभाजन जिसमें कभी नहीं था। कभी नहीं था। वो हुआ क्योंकि दिल्ली बदल गई। दिल्ली में दिल्ली वाले कम रह गए। दिल्ली जो जिस वक्त की बात कर रहा हूँ, चंद लाख की आबादी थी, 4-5 लाख की आबादी थी, लेकिन आज जो है 3 करोड़ की आबादी है। तो आज पूरा हिंदुस्तान दिल्ली में आ गया है। और अनफॉर्चुनेटली मैं इसके ऊपर पूरा एक आपका प्रोग्राम कर सकता हूँ सिर्फ दिल्ली के ऊपर। सिर्फ दिल्ली पे अगर मुझसे आप बात करेंगे बदलते हुए माहौल पे, लेकिन एक वजह उसकी ये रही है कि दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में वो लोग आए कि जिनके रूट्स दिल्ली में नहीं थे। तो उन्होंने दिल्ली को एक रेलवे स्टेशन समझा, उन्होंने कभी घर नहीं समझा कि हम यहाँ आए हैं, हम वापस चले जाएंगे, चाहे वो न जाएं, चाहे वो 100 बरस यहाँ पे रह जाए, 50 बरस रह जाए, लेकिन मन में होता रहा कि मैं तमिलनाडु से आया हूँ, ये बंगाल से आया हूँ, तो दिल्ली में तो मैं टेम्परेरी हूँ, दिल्ली से वापस जाना है। तो दिल्ली के साथ लगाव, दिल्ली के साथ मोहब्बत, दिल्ली के साथ रिश्ता नहीं बना। तो 90% आबादी उन लोगों की हो गई कि जिनके लिए दिल्ली अपना शहर नहीं था, बल्कि दिल्ली एक मजबूरी थी। और हम जो 10% जिनके लिए दिल्ली मजबूरी नहीं थी, दिल्ली जिनके लिए जीवन था, जिंदगी थी, उनके लिए थोड़ा सा उससे बदलाव आया। तो ये सिर्फ ये हिंदू मुसलमान के बीच नहीं आया, माफ करें, यहीं पे अलग अलग हिंदुस्तान बसते चले गए। एक सीआर पाक हो गया तो वहां बंगालियों का हिंदुस्तान बस गया। एक इलाका हो गया जहां तमिलनाडु के ज्यादा हो गए। एक हो गया जहां पहाड़ से आने वाले जो हो गए वो ज्यादा हो गया। एक बिहार के हो गए, बिहार छोटा सा बस गया दिल्ली में। तो दिल्ली तो हिंदुस्तान की तस्वीर है। तो अब इसमें जो हिंदुस्तान की अलग अलग विभिन्नताएं हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रही हैं और जो टकराव हैं वो भी नजर आ रहे हैं। शाहिद भाई, आपने अपनी किताब में वंडर्स ईयर्स जो हिस्सा लिखा है उसमें आपने बहुत सारी, चूंकि सियासत बदलाव के बाद भारत एक तुरंत आजाद हुआ देश था, एक तरफ राष्ट्र निर्माण हो रहा था, दूसरी तरफ सियासत की उठापटक थी। आपने एक बड़ा रोचक प्रसंग जेबी कृपलानी, पंडित नेहरू, बहुत सारे लोगों का कयास है कि महात्मा गांधी ने जो है जानबूझकर वरीयता दी पंडित नेहरू को। दूसरी तरफ कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति थी, आप अपने अब्बा हुजूर की मार्फत बहुत सारी चीजों को नजदीक से देख रहे थे। मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि आपने भी बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को देखा है, इस किताब में उसका प्रत्यक्ष उल्लेख, आई विटनेस का मतलब ही यही है कि मैं गवाह हूं, मैंने देखा है, आपको देखे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं आज आपसे पूछूं कि भारत के प्रधानमंत्रियों को अगर क्रम से करना हो कि सबसे अच्छा प्रधानमंत्री आपकी नजर में कौन था या कौन है और क्यों, तो आप किसे रखें? देखिए, ये सवाल गलत है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री बनना हिंदुस्तान जैसे देश के, जहां पे इतनी अलग अलग तरह के, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी भाषाएं, दुनिया में दूसरा कोई देश नहीं है हिंदुस्तान जैसा। जर्मनी जर्मन्स का है, फ्रांस का है, तुर्कियों का है। हिंदुस्तान जो है उसमें सब कुछ है।
सारे धर्म है, सारी भाषाएं। तो यहाँ पे अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसके अंदर बहुत 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 कैपेबिलिटी होती है। तो कोई भी ये कहना कि साहब ये ज्यादा बढ़िया था, सबने अपनी अपनी परिस्थिति और स्थिति के हिसाब से देश का निर्माण किया, देश के विकास में ईमानदारी से हिस्सा लिया। मैं किसी भी प्रधानमंत्री की नियत पे और उसकी ईमानदारी पे शक नहीं करूंगा, और इसलिए सबने अपने अपना रोल निभाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा रोल था। अगर मुझे ईमानदारी से मुझसे पूछेंगे तो सबसे जबरदस्त प्रधानमंत्री इस देश में जो हुए हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए हैं। उसके कारण ये कि उनकी जो स्थिति थी उस वक्त देश के पास कुछ नहीं था, देश जीरो से खड़ा हो रहा था, बल्कि जीरो से नीचे जा चुका था। अंग्रेजों ने पूरी तरह से निचोड़ लिया था। दूसरे महायुद्ध में उन्होंने पूरी तरह भारत को निचोड़ा था। एक एक अनाज का दाना यहां से ले गए थे। बंगाल के अंदर कम से कम 30-40 लाख लोग मर गए थे भूख से, क्योंकि अनाज सारा जो है यहां से जहाजों में भर के भेज दिया गया था कि एहतियातन कि अगर जरूरत पड़े और ये दूसरा महायुद्ध लंबा चले तो उनके पास अनाज रहे। उसे बाद में समंदर में फेंका गया, लेकिन उसके नतीजे में 20-85 लाख भारतीय भूख से मर गए। तो यहाँ पे खाने को नहीं था, यहाँ पे कोई पैसा नहीं था, और ऊपर से विभाजन हुआ। विभाजन से तकरीबन 1 करोड़ आदमी आया यहाँ पर, उनको स्थापित करना था व्यवस्था उनको, और सारी चीजें ये हालात थे। हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी, हमारे पास कुछ नहीं था। उन हालात में करना, गलतियां जरूर की होंगी नेहरू ने, अगर नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब घर बैठे थे, वो काम ही नहीं कर रहे थे। काम वो जो गलती कौन करता है? जो काम करता है, जो लड़ता है, जो बनाता है, उससे गलती होती है। जो नहीं बनाता, घर में बैठा है, सिर्फ बातें करता है, किताबें लिखता है, उससे गलती नहीं होती। तो पंडित नेहरू तो उन लोगों में से थे कि जिन्होंने भारत को पूरी दुनिया में मनवाया, इज्जत भी दिलाई, अंदर भी काम किया और अपनी इंडिपेंडेंस भी रखी। अपनी आजादी को उन्होंने कुर्बान नहीं किया। पाकिस्तान ने कर दिया और पाकिस्तान आज तक उसकी कीमत चुका रहा है। पंडित नेहरू ने नहीं किया। पंडित नेहरू ने कहा नहीं, हम बाहर से गाड़ियां मंगाएंगे, हम पुरानी अपनी गाड़ी से यहाँ पे करेंगे, हम डैम बनाएंगे, यहाँ पे हम अस्पताल बनाएंगे, यहाँ पे हम इसरो बनाएंगे, यहाँ पे हम IIT बनाएंगे, यहाँ पर हम दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे। और आज अगर विश्व गुरु हैं हम, तो विश्व गुरु इसलिए हैं कि पंडित नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, सरदार पटेल ने फैसला किया था कि भारत को हम शिक्षा में विश्व गुरु हम बनाएंगे। और विश्व गुरु आज इसीलिए हमारे जो IIT के जो लोग जाके पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, बड़ी बड़ी सारी पोजीशंस में हैं, वो कहाँ से हैं? वो इसी से हैं। तो पंडित नेहरू के जो हालात थे, उन हालात के, मैं ये नहीं कह रहा कि मनमोहन सिंह उनसे कम थे या अटल जी उनसे कम थे या आज के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे कम है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज जो है उनको बहुत कुछ बना बनाया मिला है, पक्का पकाया मिला है, तैयार मिला है। आप नींव डालने वाला जो बाप होता है ना, जो दादा आपके होते हैं जिन्होंने पहली ईंटें बनाई होती हैं जमीन पे, उनकी बहुत बड़ा योगदान होता है। ऊपर के कमरे बनाना आसान होता है। तो आज कमरे जो आसान बना रहे हैं, मनमोहन सिंह इसलिए लिबरलाइज कर पाए कि आपके पास बुनियादें थी लिबरलाइज करने के लिए। आज मोदी जी आज पूरी दुनिया में आगे बढ़ के अगर कह पाते हैं बहुत सारी बातें, और अगर वो आईटी की बुनियाद पे, आज आईटी की सुपर पावर इंडिया है, तो आईटी की सुपर पावर की बुनियादें नेहरू ने डाली थी, उसको आगे लेकर और लोग गए थे। और इंदिरा जी का बहुत बड़ा रोल है। इंदिरा जी का रोल को आप नहीं नकार सकते कि उस तरह से जब 62 की जंग के बाद भारत का एकदम नीचे आ गया था ग्राफ, चीन के हाथों मार खा के, 65 की जंग में भारत को जिस तरह से घेरा था चीन और पाकिस्तान ने मिलकर अमेरिका की मदद से, उसके बाद इंदिरा जी ने दोबारा इज्जत दिलाई दो तरह से कि एक तो पाकिस्तान को सबक सिखाया, अमेरिका को सबक सिखाया। बांग्लादेश अमेरिका की पूरी मर्जी के खिलाफ, अमेरिका जैसा आज आप देख रहे हैं इजराइल के मामले में, अमेरिका को देख रहे हैं किसी भी मामले में, पूरी ताकत अमेरिका की, अमेरिका के बेड़ों की, अमेरिका की फौज की, अमेरिका की इकोनॉमी की, हर चीज की पूरी ताकत जो है वो पाकिस्तान के साथ थी। और इंदिरा जी ने उसको डिफाई किया और डिफाई करके सबक सिखाया पाकिस्तान, अमेरिका को और पूरी दुनिया को बता दिया कि हम भारत हैं, हम किसी के नीचे रहने वाले नहीं हैं। और बांग्लादेश बना और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। और जो फिर उसके बाद इनको ये था कि किसी इंदिरा गांधी को आगे ना बढ़ना दो, दबा दो, भारत किसी कीमत पे न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहिए। हर कीमत उन्होंने सारे घोड़े खोल दिए थे भारत को न्यूक्लियर पावर से बनने से रोकने के लिए, और मिसेस गांधी ने पोखरान किया। तो आप एक यू एमर्ज ऑन द वर्ल्ड स्टेज, आप पूरी दुनिया के सामने आए कि हम हैं, हम भारत हैं, हम न चीन के हैं, न पाकिस्तान के, न अमेरिका के हैं, हम न रूस के हैं, हम तो अपने आप में हम हैं। तो वो इंदिरा जी का रोल है। और तो इसलिए कंपैरिजन मैं समझता हूं कि गलत है सवाल किसी एक को कहना, तो किसी अन्याय होगा। असल में किसी भी
नहीं, मैं अगर मैं हर एक की अलग अलग खूबियां बताऊं तो एक प्रोग्राम से भी इसके ऊपर हो जाएगा। मैं शाहिद भाई एक बड़ा मार्मिक आपने इस किताब में एक पहलू रखा है। दरअसल विभाजन की विभीषिका का शिकार दोनों पक्ष हुए। आपने अपने परिवार और उस परिवार से जुड़े जो दूसरे लोग थे जो भारत में बड़े पदों पर रहे, जिनकी भारत का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, जिसकी बुनियाद में उन सभी लोगों का हाथ योगदान है, उनका उल्लेख किया है। और आपने यह जिस बात से हमने अपने वक्तव्य की शुरुआत की थी कि इस जमीन की जो खासियत थी और जो लोग यहाँ पैदा हुए वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से परे इसकी माटी को इसलिए स्वीकार कर रहे थे कि यहाँ की तहजीब इस तरह की थी, सबको स्वीकार करने की जो भावना थी। मैं ये जानना चाहूंगा कि उस समय से जब आपका जो जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, भले ही विभाजन का दर्द था, भले ही हिंसा की मार थी, भले ही लोग आर्थिक रूप से तंग हाल हो गए थे, आज के समय में जब पूरा समाज एक तरह से विकसित हुआ है, निश्चित रूप से आजादी के बाद 75 सालों में, 78 सालों में हम कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं, हर वर्ग का विकास हुआ है, तो ऐसी क्या बात है कि हिंदू मुसलमान के बीच वह तादात्म्य नहीं बन पा रहा है जो होना चाहिए, जो इस माटी की बुनियाद थी? नहीं, देखिए उसकी वजह जो है सबके सामने है, बहुत कोई नहीं वो बात नहीं है। उसकी वजह लोकतांत्रिक से राजनीति है, क्योंकि लोकतंत्र में एक दिक्कत क्या हो गई कि भारत इतना बिखरा हुआ है कि किसी एक पार्टी के लिए सत्ता में आने के लिए एक दुश्मन चाहिए होता है। कांग्रेस के पास वो दुश्मन था अंग्रेज, और उस अंग्रेज की दुश्मनी के सहारे वो अगले 20-30 साल उन्होंने काट लिए। उसके बाद फिर आपके सामने एक दुश्मन था पाकिस्तान। उस पाकिस्तान के सहारे इंदिरा जी ने अपनी ताकत बनाई और अटल जी ने भी बनाई और उसको भी ध्वस्त कर लिया। अब जब पाकिस्तान भी ध्वस्त हो गया तो अब कहां से दुश्मन आए? और हर पार्टी को कोई दुश्मन चाहिए होता है, वो चाहे अमेरिका में राजनीति करने के लिए रूस का उन्हें दुश्मन बना के पेश करना हो या सोवियत यूनियन को डर दिखाना हो, तो राजनीतिक और खासतौर पर लोकतंत्र में वोट लेने के लिए आपको चाहिए होता है। तो ये वोट की राजनीति जो है उसके जहाँ फायदे हैं, लोकतंत्र के बहुत सारे फायदे हैं, मैं तो पूरा लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ, लेकिन लोकतंत्र का एक नुकसान यह है कि इलेक्शन जीतने के लिए आपको कॉमन मिनिमम डिनोमिनेटर ढूंढना पड़ता है। जैसे हिंदी फिल्म को कामयाब बनाने के लिए आपको उसमें इतना मसाला डालना पड़ता है कि फिल्म का पूरा इतने नीचे लेवल पे, घटिया लेवल पे चली जाती है कि आप उसे देखना नहीं चाहते, लेकिन वही चलती है। अगर जो अच्छी फिल्म होती है वो फेल हो जाती है। तो वही राजनीति में भी हो गया कि अगर अच्छी राजनीति आप करोगे तो फेल हो जाओगे। अगर आप उस तरह की राजनीति करोगे कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भयभीत करके, डरा के कि ये खा जाएगा, अगर यादव को डर हो कि हमें बाकी खा जाएंगे, बाकी को डर हो कि ब्राह्मण खा जाएंगे, ब्राह्मण को डर हो, सिर्फ मुसलमान नहीं डरा हुआ है यहाँ पे, माफ करें, आज यहाँ पे सब डरे हुए हैं। तमिलनाडु का डरा हुआ है कि नॉन तमिल हमें नॉर्थ वाले खा जाएंगे, बंगाल वाला डरा हुआ है कि नॉन बंगाली हमें खा जाएंगे, महाराष्ट्र वाला कह रहा है मेरी भाषा खतरे में है, मुझे महाराष्ट्र को बचाना है। और अगर आप एक स्टेट में बैठे हैं यूपी में, तो यूपी में जो है पिछड़ा जो है वो अगले से भयभीत है, तो मुसलमान हिंदू से भयभीत है, हिंदू मुसलमान से भयभीत है। और राजनीति करने के लिए ईमानदारी से अब मुसलमान बड़ा कमजोर है, जो भी 14-15% है, 12-14% है, उसको कैसे हवा इतना बड़ा बनाओ, उसका तालिबान बनाओ। अब तालिबान भी अगर ध्वस्त हो जाता है तो फिर आगे क्या करोगे? तो कुछ ऐसा बना दो कि वो लगे कि वो अगर आपने उससे नहीं लड़े, एक ना हुए, अगर आप बटे तो फिर मारे जाओगे, बटोगे तो कटोगे, इसलिए हमारे साथ आ जाओ। ये जो राजनीति है ये है, लेकिन ये टेम्परेरी है, ये भारत की आत्मा में नहीं जा रही। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत टेम्परेरी है, ये अगले 5-10 साल की और है, उसके बाद इसका समय खत्म। भारत बुनियादी तौर पे एक है, जनता एक है, यहाँ की आत्मा में एकता है, और वो आत्मा एक करेगी, वो पिछड़े और अगड़े को भी एक करेगी, यूपी और तमिलनाडु को भी एक करेगी, हिंदू और मुसलमान को भी एक करेगी। ये टकराव बहुत देर तक नहीं रहेगा। हाँ, उसके लिए आर्थिक जो हमारी स्थिति है और जो शिक्षा है उसमें बदलाव आएगा। शाहिद भाई, इस किताब को आपने 5 खंडों में लिखा है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने इसको
कोई कालखंड के हिसाब से नहीं लिखा है, घटनाओं के हिसाब से लिखा है, कब क्या कुछ घट रहा था और उसके साथ क्या चीजें चल रही थी। नहीं, इसमें है एक लड़ी है। हाँ, लड़ी जो, क्योंकि मेरे सामने लड़ी थी कि ये किताब मेरा जीवन की कहानी नहीं है, ये किताब भारत के उतार चढ़ाव की कहानी है जिसको मैंने अपनी आंख से देखा। तो मैं कहाँ आता हूँ, मैं एज अ विटनेस आता हूँ। मैं एक शाहिद, उर्दू में शाहिद का मतलब होता है विटनेस, एक शाहिद के रूप में आता हूँ कि मैंने क्या देखा मैं बताता हूँ। लेकिन उसको मैंने लड़ी में ऐसे परोया है कि ये पहले प्रधानमंत्री की कहानी, मेरे जीवन जी के जी, शुरुआत के साथ ही हाँ, पंडित नेहरू की पंडित कहानी, नेहरू की कहानी, पहले पंडित नेहरू की कहानी, फिर उसके बाद आ जाती है शास्त्री जी की शास्त्री जी कहानी, की, उसके बाद आ जाती है इंदिरा जी की कहानी, इंदिरा के बाद जो है फिर आती है राजीव की कहानी, और बीच में हमारे मोरारजी भाई और जनता की कहानी आती है। तो आप देखेंगे कि पूरा उसके अंदर बंधा हुआ है शुरू से आखिर तक। और जो बाकी बचे थे उनको मैंने चेस प्लेयर्स में आखिर में लाके डाला है, क्योंकि वो बीच में फिट नहीं हो रहे थे उन प्रधानमंत्रियों की कहानियों के। तो एक तरह से ये किताब जो है प्रधानमंत्रियों की कहानी है। भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको मैंने देखा, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, बड़ा लकी हूँ कि मैंने पंडित नेहरू की गोद में भी बैठा, उनको भी करीब से देखा, और अटल जी, मोदी जी के साथ भी मेरा जो है वार्तालाप हुई है, बातचीत हुई है, और एक कहीं कोई उनसे मिलना जुलना हुआ है। तो मैं उन बड़े लकी था कि मैंने सबको देखा, सबको समझा, पत्रकार के रूप में भी और दोस्त के रूप में भी। तो वो मैंने कहानी, प्रधानमंत्रियों की कहानी लिखी है, उनकी कहानियों के द्वारा मैंने भारत की कहानी लिखी है पिछले 70-75 साल में। शाहिद भाई, आपने चूंकि मोदी जी का उल्लेख आ गया, आप इस किताब में वो घटना का भी जिक्र है और फोटो भी है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो आपने उनका साक्षात्कार किया था, उसके जवाब में आपको पार्टी से निकाल दिया गया। ये जो आपका बतौर पत्रकार और बतौर राजनीतिक ये जो अनुभव रहा है, उनमें दोनों में अगर मैं कहूँ कि शाहिद सिद्दीकी, मैं नागरिक वाले पहलू पे बाद में आऊँगा, तो उसके लिए हम लोग अलग से बात करेंगे। लेकिन ये जो क्या वजह थी, क्यों निकाला जाना चाहिए, जबकि आपके बारे में तो ख्यात है कि आप ऐसे हो? नहीं, ऐसा था कि ये मेरे जीवन की एक विडंबना भी रही कि मैं पत्रकार भी रहा और राजनीति में भी आया। उसका दो कारण, पहले तो मैं बताऊं कि क्यों ऐसा हुआ। लोग सवाल करते हैं कि आप पत्रकार थे, आप क्यों राजनीति में आए, आपका काम नहीं था। देखिए, मैं पुराने जमाने का पत्रकार हूं कि जब पत्रकार राजनीति करता था, चाहे वो मौलाना आजाद थे, चाहे वो महात्मा गांधी थे, चाहे पंडित नेहरू थे, चाहे सारे ये पत्रकार भी थे। पत्रकारिता के द्वारा महात्मा गांधी अखबार निकालते थे, और मेरे पिताजी का एक मेरे पे असर था, उन्होंने भी सारी जीवन पत्रकारिता के द्वारा राजनीति की, और राजनीति अखबार की लेख से उन्होंने देश में लोगों को जगाया राष्ट्रीय आंदोलन में। तो उसी को मैंने परंपरा को आगे लेकर चला, और बचपन से मेरे पिताजी का भी टकराव अखबार के साथ साथ रहा, उस वक्त की जो भी सरकार रही उसके साथ, तो वो मैंने देखा। और इमरजेंसी में जेल में पिताजी गए और मुझे भी जाना पड़ा, और मैंने जो अपना आईएएस में जा रहा था और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ था, मैंने अपने को दूर कर लिया था, वो मेरा कहीं उस पर बंद लगा के मुझे भी थोड़ी सी राजनीति करनी पड़ेगी लड़ाई लड़ने के लिए। इमरजेंसी में इंदिरा जी को हटाने के, मैं जनता पार्टी के अंदर एक्टिव हुआ जब इंदिरा जी को हराने का हमारा जोश था, तो उसमें मैं एक्टिव हो गया, करीब आ गया राजनीतिक लोगों से। तो राजनीतिक लोग मुझे बहुत जगह बुलाने लगे, मशवरा इंडिविजुअली, मतलब मुझे एज अ पत्रकार नहीं, ऐसा शाहिद सिद्दीकी जो है बुलाते रहे, बाबू जगजीवन राम हो, चाहे बहुगुणा जी हो, चाहे अटल जी हो, तो उन बात करते थे। तो वहां से मैं राजनीति के करीब आता गया। दूसरा, मुझे इसलिए आया मैं राजनीति में कि मुझे लगा कि मुसलमानों में जो पढ़ी लिखी पूरी एक जनरेशन थी वो चली गई पाकिस्तान, यहाँ रह गया जो मुसलमान, उसमें पढ़ा लिखा मुसलमान अपने को मुसलमान से जोड़ता नहीं। तो लीडर कौन हो गया, या तो मुल्ला हो गया कोई, या फिर कोई कबाड़ी, या कोई इस तरह का जो जिसको पढ़ा लिखा आदमी नहीं है वो लीडर हो गया मुसलमानों का। तो अब ऐसे में मुसलमानों में जो लोग, नेता मुझसे कहते थे सब कि साहब आप लोग तो आते नहीं, तो हम ऐसे लोगों को लाएंगे आगे, आप लोग क्यों नहीं आते, आप लोग हिम्मत कीजिए। तो हमने कहा ठीक है, तो हम राजनीति में आए। लेकिन राजनीति में आके मैं पत्रकारिता अपनी नहीं छोड़ सका। पत्रकारिता, और वही मेरे पैर की, मैं हमेशा कहता हूँ, नई दुनिया अखबार जो है वो मेरे पैर की जंजीर बना रहा, वरना मैं राजनीति में बहुत आगे जाता। लेकिन राजनीति अपनी जगह होती थी और मेरा अखबार जो है खिलाफ लिख देता था उसी लीडर के जिस लीडर के मैं पार्टी में हूँ, और उस पर हम कोई
वो नहीं करते थे, उसके साथ गुंजाइश नहीं होती थी, तो उसकी कीमत मुझे बार बार चुकानी पड़ी। और यही हुआ कि जब मैंने इंटरव्यू, मोदी जी का इंटरव्यू किया, तो मुझसे कहा गया कि ये इंटरव्यू मत छापिए आप। अब ये वो जमाना जा चुका था कि जिस जमाने में हम खुले आम नरसिम्हा राव के खिलाफ भी लिखते थे, और नरसिम्हा राव अपनी पार्टी की कैंपेन कमेटी में मुझे रखते थे। मैं अटल जी के खिलाफ भी लिखता था, और अटल जी बुला के मुझसे मशवरा भी करते थे, मुझे पाकिस्तान भेजते थे कि जाओ जरा देख के आओ, शायद मियां तुम्हारी बात पे मुझे ज्यादा भरोसा है बनिस्बत सरकारी अफसरों के। तो वो जमाना गुजर गया था। अब राजनीति वो शुरू हो गई थी कि आइदर यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी, या तो आप मेरे साथ हो या मेरे दुश्मन हो। जबकि तो नतीजा ये हुआ कि वो मुझे कीमत चुकानी पड़ी, और मुझे अहमद भाई पटेल, अगर पूरा वाकया आपको बताऊं कि अहमद भाई पटेल ने आके मुझसे कहा कि मोदी जी का इंटरव्यू नहीं छापना। मैंने कहा वो तो छपेगा, वो तो स्कूप है उनका, वो छपेगा तो आपको नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा, देख लीजिए आप राज्यसभा में दोबारा आने वाले हैं, लेकिन आप ऐसे करोगे तो कैसे आओगे। तो खैर राज्यसभा तो दूर की बात है, जैसे इंटरव्यू छपा मुझे खड़े खड़े समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझसे कहा गया कि आके माफी मांग लीजिए नेताजी से आप, और कहिए कि गलती हो गई। मैंने कहा नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, ये तो मेरा धर्म था, मैंने अपना धर्म निभाया, क्योंकि पत्रकार के रूप में मेरा धर्म था। और मैंने जिस वक्त मैं कांग्रेस में था, उस वक्त मैंने नेताजी के कम से कम 1 दर्जन इंटरव्यू किए और उनको उठाया अपने अखबार से बहुत। उस वक्त नेताजी ने मुझसे नहीं कहा कि आप कांग्रेस में रह के मुझे क्यों। तो ये सब छोटी सोच जब आ गई, तो फिर बड़े दिल जो है बहुत सुकड़ गए। तो राजनीति में दिल सुकड़ते चले गए, और आज बहुत ज्यादा छोटे हो गए हैं नेताओं के दिल। आपने एक घटना का उल्लेख किया है कि इमरजेंसी की, जिस इमरजेंसी के विरोध में जी आपको और पिताजी को जेल जाना पड़ा, जी, और जो उसके मुख्य कारक थे जी, संजय गांधी जी, उनसे एक मुलाकात का आपने उल्लेख किया है जी, किताब में। जी जी जी। ऐसा है कि इमरजेंसी में तो हमने उनका पूरा विरोध किया, इमरजेंसी के बाद, और बहुत कस के किया। क्योंकि आपको एक बात बता दूं कि कोई दूसरा एडिटर 25 जून 26 जून को पूरे देश में अरेस्ट नहीं हुआ था, किसी अखबार का, किसी भाषा का। मेरे पिताजी अकेले एडिटर थे जो अरेस्ट हुए थे, और मैं अकेला था कि जिसने आवाज उठाई थी, और 4 बार अरेस्ट हुए, 4 बार छोड़े गए मेरे पिताजी, और 4 बार जेल गए वापस, क्योंकि वो तैयार नहीं थे समझौता करने को और सर झुकाने को, जबकि कट्टर कांग्रेसी थे, पंडित जी के साथ करीबी रहे। तो उसके बाद इंदिरा जी और संजय गांधी जो हैं, वो मेरे पिताजी के पास आए माफी मांगने। और उस वक्त बहुगुणा जी जो थे, बड़े पिताजी को अपने कहते हैं मैं 5वां बेटा हूं, हेमवती नंदन बहुगुणा जनता पार्टी के लीडर थे। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा आप शाह कमीशन के सामने चलिए, आपके साथ ये हुआ। मेरे पिताजी ने कहा क्या बात करते हो, मेरी बेटी है, बेटी से गलती हो जाती है तो मैं उसके खिलाफ जाके खड़ा हूंगा। अरे उसने गलत किया, मैंने माफ कर दिया। तो अब ये जब आगे इन्होंने माफी मांगी, तो मेरे पिताजी ने कहा कि माफ कर दिया। और वो इसलिए भी नाराज थे कि जनता पार्टी फेल हो रही थी, मुरारजी भाई सरकार चला नहीं पा रहे थे, आपस में रोज जूतम पेजार हो रहा था, और एक दूसरे पे छींटे हो रहे थे। तो उससे सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें हो रही थी जिन्होंने कुर्बानी दी, जेलों में 80 साल की उम्र में गए सरकार बनवाने के लिए जनता पार्टी, और जनता पार्टी ये कर रही थी। तो नतीजा ये हुआ कि संजय गांधी जो है वो फिर मेरे घर आए कई बार, और उसमें एक मीटिंग में मैं उनके साथ मेरा हुआ। तो मैंने उनसे बहुत शिकायत की। उन्होंने कहा नहीं आप प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। मैंने कहा मैं प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं हुआ, आप जो है झूठ की दुनिया में जी रहे हैं, सच्चाई का सामना कीजिए, और आपने बड़े जुल्म ढाए हैं। वो सब मैंने उनसे बात की, लेकिन मुझे अंदाजा ये हुआ कि वो जो है उस आदमी में खूबियां, हर आदमी में खूबियां होती हैं। वो जो देख रहा था आगे, वो आज हम देख रहे हैं। वो जो पेड़ लगाने की बात कर रहा था उस वक्त, जबरदस्ती पेड़ लगवा रहा था, लेकिन वो कहता कि जबरदस्ती लगवाऊंगा पेड़, कि हर जगह पेड़ लगाओ, उस जैसे पेड़ किसी ने लगवाए। वो जो अर्बनाइज पूरे शहरों को बदलने की, शहरों की सफाई की बात कर रहा था, यहाँ से गेटो उठा के सब स्लम जो है वो ले गया, और जो आज आपका नोएडा बना है, जो सारा ईस्ट दिल्ली जो डेवलप हुआ है, जितना भी आप जो कौन कौन से खंड हैं, क्या क्या, वो सारे किसने डेवलप कराए? संजय गांधी ने डेवलप कराया। संजय गांधी ने उनको बनाया। आबादी के ऊपर, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के ऊपर जो उसने किया, वो संजय गांधी की देन है। तो संजय गांधी के हम जो उसका तरीक़ाकार है, जो उसका कार्यशैली है, उससे हमारा मतभेद था, लेकिन उसकी सोच से नहीं था। तो शाहिद भाई, ये जनसंख्या नियंत्रण की जब आपने बात की, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस जनसंख्या का
ताल्लुक जी धर्म से होना चाहिए या आर्थिक स्थिति से होना चाहिए या पारिवारिक स्तर पर इस बात को समझना चाहिए कि हमारे मेरे कहने से नहीं होता। दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डेमोग्राफी के ऊपर पूरा नजर रखते हैं पूरे विश्व में, उन्होंने इस पर बहुत स्टडी की है और भारत में भी इस पर स्टडी हुई है, बहुत बड़े स्पष्ट रूप से हुई है कि इसका ताल्लुक आपकी आर्थिक स्थिति से और शिक्षा से होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे एक लेवल की इनकम वाले सिख, ईसाई, मुसलमान और हिंदू, जिनकी इनकम मान लीजिए महीने की 1.5 लाख रुपए महीना है, और जो बीए पास हैं, एमए पास हैं, जो माँ बाप में से कोई, तो आप देखेंगे कि वहां पे बच्चे जो हैं एक ही उस पे, 2 बच्चा एक बच्चा, 2 बच्चा एक बच्चा। लेकिन जब आप थोड़ा नीचे जाते हैं, जहां इनकम 60-70 हजार रुपए महीना है, तो वहां पे 2 की जगह 3 हो जाते हैं। जब आप और नीचे जाते हैं तो उसमें हिंदू और मुसलमान का और सिख और ईसाई का फर्क नहीं है, साउथ और नॉर्थ का फर्क नहीं है। अगर केरला ज्यादा आगे है तो एक बात बता दूं, केरला में मुसलमानों की आबादी जो है हिंदुओं के मुकाबले में ज्यादा नीचे है, ज्यादा कम स्पीड से बढ़ती है, क्योंकि शिक्षा वहां 100% है, मुसलमान में भी 100% है। तो वहां के मुसलमानों की आबादी का रेट है वो नीचे, और बिहार में आबादी का रेट ज्यादा है, बिहार और यूपी में, और बिहार और यूपी तमिलनाडु और केरला के मुकाबले में विकास कम है, शिक्षा कम है, गरीबी ज्यादा है। तो इसका ताल्लुक गरीबी से ज्यादा है। और दूसरी बात यह कि ये एक तरह का प्रोपेगेंडा भी शुरू में यकीनन मुसलमान की और हिंदू के जो ग्रोथ रेट है उसमें तकरीबन 1% का अंतर था, लेकिन अब वो घटते घटते पॉइंट, अब क्या हुआ है कि हिंदुओं का 2 पॉइंट हो गया, मुसलमानों का 2.1 हो गया, यानी तकरीबन बराबर आ गए। तो देखने में आया है कि मुसलमानों में पिछले 20 साल में जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो ज्यादा तेजी से घटा है, हिंदुओं के मुकाबले या सिखों के मुकाबले ज्यादा तेजी से घटा है, क्योंकि जैसे जैसे उनमें शिक्षा आई है, जैसे जैसे उनकी महिलाओं में शिक्षा आई है, जैसे जैसे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, तो उनके अंदर भी आबादी ज्यादा नहीं। और मैं एक बात और बता दूं कि ये हमारा डेमोग्राफिक एसेट है, हमारी आबादी। भारत की सबसे बड़ी ताकत जो आज है पूरी दुनिया में वो हमारी आबादी है। तो ऐसा नहीं कि हमारी आबादी हमारे लिए कमजोरी है, लेकिन उस आबादी की ताकत तब बनेगी जब हम उसको शिक्षा पे, हम कम से कम 10% हम शिक्षा पे खर्च करें और हेल्थ पे खर्च करें, जो हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम बीमार नौजवान पैदा करेंगे, अशिक्षित नौजवान पैदा करेंगे, तो वो फिर सड़कों पे डंडे ही बजाते रहेंगे, वो उत्पाद ही करते रहेंगे, रोजगार नहीं होगा उनका। तो हमें पूरी दुनिया को आज यूथ की जरूरत है। यूरोप में बहुत माइनस में जा चुका है, चाइना इस वक्त माइनस में चला गया है, पूरा अमेरिका और सारा जो है माइनस में चला गया, सारा गल्फ जहां मुसलमान, आप जहां धर्म की बात करें तो ना तो इंडोनेशिया की उस स्पीड पे बढ़ रही है जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, अरबों की तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही बल्कि नेगेटिव पे आ रही है। तो पाकिस्तान में भी उस तेजी से नहीं बढ़ी, बांग्लादेश में भी अब उस तेजी से नहीं बढ़ रही है। तो इसलिए भारत के मुसलमानों में अब वो तकरीबन बराबर आ गए। तो इसलिए ये इसको धार्मिक रूप देना जो है, मैं समझता हूँ सिर्फ राजनीतिक जरूरत तो हो सकती है एक नारे के रूप में कि देखो बढ़ जाएंगे, देखो आ जाएंगे, खा जाएंगे, लेकिन सच्चाई नहीं है। तो इसलिए जो हमारी आबादी है वो हमारी ताकत है, और उस ताकत का हमें प्रयोग करना चाहिए। पूरी दुनिया पे हम कब्जा कर लेंगे भारतीय, अगर हमने अपनी आबादी को शिक्षा दे दी, जो कि पंडित जी ने जिस काम को शुरू किया था। शाहिद भाई, आपके 3 कॉलेज के दोस्तों का जिक्र है आपके साथ ही साथ, और उसमें से 2 तो निश्चित रूप से अपनी जगहों पे बहुत बड़ी स्थितियों में गए। मैं चाहूंगा उनसे जुड़े कुछ जो किताब में है कुछ हिस्सा थोड़ा सा, क्योंकि देखिए आपने किताब लिखी है अंग्रेजी में, आई विटनेस, और अंग्रेजी के लोग तो पढ़ेंगे इसको, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ, जिनको भी सियासत, राजनीति और समाज से और भारत को जो समझना चाहते हैं और भारत के राजनीतिक विकास को समझना चाहते हैं, वो रूपा पब्लिकेशन ने इसको प्रकाशित किया है। 795 रुपए मूल्य है। मेरे लिए ये भी एक अच्छी बात है। सामान्य तौर पर जब मैं किताबें उठाता हूँ और इतने पन्नों की होती हैं तो उनका दाम 1000 रुपए होता है, लेकिन शाहिद भाई की किताब जो है वो 800 रुपए से भी कम है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये किताब एक तो हिंदी में है, मैं बराबर अनुरोध करता हूँ, और आप चूंकि हिंदुस्तानी और उर्दू के आदमी हिंदी के हैं, तो हिंदी में अगर आएगी तो बड़ा पाठक वर्ग मिलेगा। तो ये जो तीनों आपके दोस्त, 3 मतलब तिकड़ी जो आपकी अपनी है,
और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आपका अनुभव है अरुण जेटली और सीताराम येचुरी का, नहीं मैंने आपको नहीं थोड़ा सा साथ में इसमें पढ़ना थोड़ा सा शुरू नहीं किया नहीं ऐसा नहीं है। दिल्ली। साथ में हमने पढ़ा नहीं कभी, हम्म, लेकिन हम एक वक्त में ही शुरुआत की थी। 69 में हम लोग आए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिसमें रजत शर्मा भी उसी वक्त आए, खुद मधुकिश्वर भी, मधुकिश्वर हमसे सीनियर थी एक साल शायद, अरुण जेटली जो है उसी वक्त एक्टिव हुए, मैं एसएफआई में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में एक्टिव हुआ, सीताराम येचुरी हमसे 1-2 साल जूनियर थे, वो आए जेएनयू में, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए प्रकाश करत जो है वो इंग्लैंड से वापस आए तो यहाँ पर आए, और उनके साथ और जो दूसरे लोग थे, तो वो ऐसा वक्त था कि ये एक जनरेशन पहली उठ के आई थी जो आज़ादी के बाद पैदा हुई 1950-51 में। मोदी जी भी उसी में, 1950 में पैदाइश है उनकी भी, सितंबर में। तो हम सब वो लोग थे जो 69 में 18-19 साल के नौजवान हो गए और अपने असर्ट कर रहे थे और अपनी आज़ाद हिंदुस्तान की भाषा में बात कर रहे थे। तो उस वक्त अरुण जी से मेरा टकराव रहा, और टकराव इसलिए रहा कि अरुण जेटली ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़ा अध्यक्ष का, हमने उनके खिलाफ, हमारे एक दोस्त थे उनको हमने खड़ा किया एसएफआई से, उसके बाद हमने मधुकिश्वर को खड़ा किया, पहली महिला को हमने खड़ा किया इनके खिलाफ एसएफआई की तरफ से। और उस वक्त मधुकिश्वर कट्टर, हमसे भी बहुत ज़्यादा कट्टर लेफ्टिस्ट होती थी, बहुत कट्टर होती थी, मतलब जो एक्सट्रीम होता है वो एक्सट्रीम थी वो। तो उस वक्त अरुण जेटली जी से हमारा टकराव हुआ, और हम दिल्ली कॉलेज में पढ़ते थे जो अजमेरी गेट पर है, तो हम जो यूनिवर्सिटी में हमारी लोग थे वो कमज़ोर थे, उनके पास लोग नहीं होते थे इनसे टक्कर लेने के लिए, तो हमसे कहा जाता था कि शायद लेकर आओ, तो हम दिल्ली अपनी 2-4 बसें भर के पहुंच जाते थे अरुण जेटली के जलसे में, उनके खिलाफ नारे लगाने या उनसे टकराव करने के लिए। लेकिन बाद के दिनों में कोई हमारा कोई उसको लेके कभी कोई टकराव नहीं हुआ, एक दूसरे की हमने इज्जत की, उन्होंने भी मुझे पूरा सम्मान दिया, मैंने भी उन्हें पूरा सम्मान दिया, और मैं समझता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हुए हैं उसमें अगर कोई वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जिसका के कमांड था भारत की राजनीति पे, भारत के संविधान पे, भारत के कानून पे, भारत के समाज पे, उसमें अरुण जेटली बहुत आगे थे। और मैंने पार्लियामेंट में भी हम साथ रहे, राज्यसभा में हम साथ रहे, तो अरुण जेटली जैसा स्पीकर जो है मैं नहीं समझता कि कोई उनके बाद अभी तक बीजेपी में मुझे नजर आया है, क्योंकि वो फैक्ट्स को जिस तरह मार्शल करते थे, यानी अगर 1000 बातों को कहना है आपको 10 मिनट में और समझा देना है, वो इस खूबसूरती से उसको लाके बांध देते थे कि जिसको कहते हैं गागर, सागर को गागर में करना, और वो भी इस तरह से कि पूरा टू द पॉइंट बात आ जाए। वो अरुण जेटली का कमाल था। शाहिद भाई, आपने कम्युनिस्ट पार्टी का उल्लेख किया और इस किताब में हरकिशन सिंह सुरजीत साहब का और अपना एक बड़ा अनुभव लिखा है, और बाद में आपने, हाँ, पापा जी आप कहते थे, और उन्होंने आपको जो बात कही और जिस पर आपने बाद में आप हट गए कि मैं कार्ड फुल टाइमर नहीं बनना, मैं भाग जा रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि उस घटना का और कम्युनिस्ट पार्टी के नीचे जाने का एक तरह से जो उसका प्रभाव क्षेत्र था, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति का सपना था या तो लेफ्टिस्ट। हाँ बिल्कुल, यानी उस वक्त राइटिस्ट होना बड़ा नीचा देखा जाता था, क्योंकि वियतनाम वॉर हुई थी, अमेरिका को सबक सिखाया था, सोवियत यूनियन ऊपर आसमान पे जा रहा था, माओ ज़ेडुंग जो है वो चाइना बहुत आगे हो गया था, तो वो पूरा मामला था। तो उस वक्त वो घटना, हाँ, मैं बताऊं कि जनरल सेक्रेटरी थे हरकिशन सिंह सुरजीत, जब मेरे से बात हुई, मेरे ख्याल में उस वक्त जनरल सेक्रेटरी नहीं थे, उस वक्त वो पॉलिट ब्यूरो के मेंबर थे, और बाद में वो जनरल सेक्रेटरी बने, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होती है प्रेसिडेंट की नहीं होती, जनरल सेक्रेटरी की होती है। तो उन्होंने मुझे बुलाया वित्तल भाई पटेल हाउस में, और मुझे और सीताराम येचुरी को बुलाया और कहा कि तुम दोनों को हम पार्टी ने फैसला किया है कि आपको मेंबरशिप दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं उस वक्त नया नया यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगा था, 74 की बात है, उसके बाद ये इमरजेंसी 75 में आ गई। तो 74 में मैंने पास किया यूनिवर्सिटी से, और जिस दिन पास किया उसके हफ्ते भर में मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया, और
उस वक्त 23-24 साल की उम्र में हम प्रोफेसर भी हो गए थे। तो हमें सुरजीत साहब ने बुला के कहा कि बहुत प्यार से मुझसे बात करते थे और उर्दू वाले आदमी थे। सुरजीत जी असल में और कोई भाषा नहीं जानते थे, उर्दू ही जानते थे। और मेरे पिताजी के साथ उन्होंने काम किया था जब 1942 में जब अंडरग्राउंड वो गए थे, 45-46 में जब ये भारत छोड़ो और ये सारा आंदोलन चला था तो अंडरग्राउंड हुए थे। तो अंडरग्राउंड वो सहारनपुर में जाके हुए थे। मज़ाहिरुल उलूम मदरसे में उन्हें मुसलमान बना के छुपा के रखा गया था सुरजीत साहब को, और वहां से उन्होंने अखबार निकाला था अपना एक चिंगारी, और मेरे पिताजी के साथ उन्होंने काम किया था। मेरे पिताजी मौलाना थे लेकिन दोनों की सोच एक थी। तो उस वक्त वो मदरसे में जाके छुपे थे सुरजीत साहब, तो मेरे पिताजी को भी जानते थे बहुत अच्छी तरह से। तो सुरजीत साहब ने कहा कि शाहिद मियाँ, तुम्हें पार्टी ने फैसला किया और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी में मेंबरशिप मिलने का मतलब होता था कि आपको 10 साल तो सिर्फ उस पे रहना है, प्रोबेशन पे, उसके बाद आपको मेंबरशिप मिलेगी। तो आपको सीधे मेंबर किसी बड़े से बड़े आदमी को नहीं मिलती थी, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने तो खुश हो गए। अगले दिन फिर मुझे सुरजीत साहब का फोन आया कि शाहिद मियाँ आओ तुमसे बात करनी है। तो मैं गया, तो मुझे शाहद कहते थे, शाहद पंजाबी अपने लहजे में, शाहद बात सुन, तू आ जाएगा पार्टी में तो तेरे अखबार का क्या होगा? मैंने कहा अखबार भी चलाऊंगा। बोले नहीं, फिर नहीं चला सकता, तू हमारी पार्टी में ये है और तेरा अखबार तो इतना बड़ा काम कर रहा है, तू तो मुसलमानों को उसमें ला रहा है, मेन स्ट्रीम में ला रहा है, तू लोकतांत्रिक मेन स्ट्रीम में ला रहा है, मैं तो तेरा अखबार चाट के पढ़ता हूँ, तो फिर कैसे करेगा? मैंने कहा तो फिर बताइए क्या करूं? बोले नहीं, तू मत बन, मेरा मन नहीं है तेरे को बनाने का, तू अखबार अपना निकाल, तू बड़ा काम कर रहा है। जो मुसलमान मुस्लिम लीग के और इस चक्कर में जो लोकतांत्रिक आंदोलन था उससे कहीं भटक गया। उस लोकतांत्रिक आंदोलन में मुसलमान को, और वहां पे जो परिवर्तन आना चाहिए सामाजिक और सोच के अंदर, उसका काम तुम अपने अखबार से करो। और उनके इस मशवरे पर मैं नहीं ज्वाइन किया मैंने सीपीएम, और मैंने अखबार जो है अपना और जोर से, और वही मेरी एक वजह जो सुरजीत साहब ने जो मुझे सबक दिया और अपने पिताजी से जो सबक सीखा, इसलिए मेरे लिए हमेशा अखबार जो है उसके आगे मैंने सब कुछ अपना कुर्बान किया। मुझे कितने मौके आए जब मैं बहुत कुछ ले सकता था, मंत्री बन सकता था, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ बन सकता था, लेकिन हमेशा मुझे लगा कि मेरा अखबार की कीमत पे मैं नहीं करने को तैयार। शाहिद भाई, इस किताब में एक घटना है जिसका अगर मैं हेडिंग जादू टोना और मम्बोजम, ठीक है, एक तरफ 70s का वो दशक है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी बहुत बुरी तरह से धार्मिक हो गई थी, और एक आज का समय है जब हम सार्वजनिक तौर पर देखते हैं, और जिस कालखंड से आपने अपनी किताब की शुरुआत की है, एक समय वो भी था कि भले ही धर्म के आधार पर इस राष्ट्र का विभाजन हुआ था, लेकिन दिलों में नहीं हुआ था, और नेहरू जैसे लोग शासन कर रहे थे जो राष्ट्रपति तक को सार्वजनिक रूप से धार्मिक आस्था के प्रदर्शन पर विरोध कर रहे थे। तो ये जो दौर है लगातार, जब धर्म का प्रभाव राजनीति में लगातार बढ़ता रहा और फिर अब उसका सार्वजनिक प्रदर्शन भी होता रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? और इसमें सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ कि अगर आपको चुनना हो बतौर गवाह, तो कहाँ वो गलती हुई? अगर ये नहीं होता तो क्या भारत का वर्तमान कुछ अलग होता? नहीं, ये तो मैं समझता हूँ कि पूरी विश्व में ही एक तरह से दौर आए हैं। एक लेफ्ट का दौर हुआ है, जब सोच सवाल पूछने वाला दौर हुआ है 60s का, 70s का, 80s का। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है धार्मिक जो कट्टरवाद जो है वो भी बढ़ा है दुनिया में, चाहे अरब देश हो, वहां पर इस्लामिक कट्टरवाद, पाकिस्तान, मैं उसके लिए भारत से ज्यादा पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता हूँ, और मैं अमेरिका को जिम्मेदार ठहराता हूँ कि अगर सोवियत यूनियन 80s में कब्जा ना करता अफगानिस्तान पे, तो अफगानिस्तान पे जो कब्जा किया उसके जवाब में अमेरिका ने तालिबान तैयार किए। इन मदरसे के बच्चों को, जो देवबंदी मदरसों के बच्चे थे, उन्हें हथियार देके, ट्रेनिंग देके रूस से लड़ने के लिए उकसाया कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, जाके इस्लाम बचाओ। उन्हें इस्लामिक ज्यादा बनाया, उनको हथियार दिए, पैसा दिया, रिसोर्सेज दी, उनको आगे बढ़ाया और जियाउल हक को लाए, और जियाउल हक ने पूरे पाकिस्तान को इस्लामिक कट्टरवाद के
उसमें उतारा और बाद में इनको छोड़ के चले गए, तो यही फिर जो है तालिबान बन गए, यही फिर अलकायदा बन गया अमेरिका से लड़ने के लिए। जो आपने एक जिसको कहते हैं ना कि वो आपने कहानी पढ़ी होगी फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर की, जो फ्रैंकस्टीन डॉक्टर फ्रैंकस्टीन ने मॉन्स्टर बनाया था वो उसी को खाने आता है। तो ये फ्रैंकस्टीन मॉन्स्टर अलकायदा की शक्ल में अमेरिका ने पैदा किया था और वो जियाउल हक की मदद से पैदा किया था। तो उसके जवाब में यहाँ पर फिर अमेरिका पाकिस्तान ने जो हारने के बाद, जो 71 की जंग हारने के बाद उन्होंने, उनका जो नारा था भुट्टो का कि डैमेज इंडिया बाय 1000 कट्स, यानी 1000 चोटें भारत को लगाओ, 1000 जगह से इनको हमला करो, उसमें उन्होंने धर्म का इस्तेमाल और आतंकवाद का इस्तेमाल किया। यहाँ पे उस आतंकवाद को शक्ल दी गई इस्लाम की, जबकि इस्लाम का लेना देना नहीं था, वो उनकी राजनीतिक जरूरत थी। वो जो यहाँ भेज रहे थे लश्कर तैयबा के और हिजबुल मुजाहिदीन के, ये इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये पाकिस्तान की राजनीति के लिए, अमेरिका की राजनीति के लिए, इस जियाउल हक की और बाद में मुशर्रफ की जो आर्मी, वहां पे आर्मी की राजनीति पाकिस्तान की जो है उसके लिए लड़ रहे थे। लेकिन उसको नकाब उड़ाया गया इस्लाम का, उससे इस्लाम बदनाम हुआ, हिंदुस्तान के मुसलमान भी बदनाम हुआ। और यहाँ पर जो कांग्रेस और इसके विरोधी जो पार्टियां थी उनको मौका मिला कि वो इस मुद्दे पर इकट्ठा कर सकें अपने, वरना 5-10% से आगे वोट नहीं बढ़ता था। वो वोट अगर आज बीजेपी का हुआ है तो वो उस वोट के पीछे जहां उनकी राजनीति है वहां पाकिस्तान की राजनीति भी उसके लिए जिम्मेदार है, अमेरिका की राजनीति भी जिम्मेदार है। तो ये पूरा, मैं पूरी पर्सपेक्टिव में चीजों को देखता हूं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो बार बार आरोप लगती है और शाहबानो केस से लेकर, ये बिल्कुल बकवास है। भारत में मुसलमानों का तुष्टीकरण अगर होता तो मुसलमान पिछले 70 साल में इतना पीछे नहीं चला जाता। कि आज सच्चाई यह है कि मुसलमान की हालत आज हर मैदान में दलितों से के बराबर है या दलितों से बदतर है कुछ जो इलाकों में। और जो आज लोग हंस के मजाक उड़ाते हैं पंक्चर लगाने वाले, तो पंक्चर लगाने वाले तुष्टीकरण से पंक्चर लगाने वाले बनते हैं। अरे राजा बनते ना, तुष्टीकरण अगर हो रहा होता तो यहाँ पे हर नौकरी में, हर जगह पे छाए हुए होते, हर यूनिवर्सिटी में छाए हुए होते, हर बिजनेस में छाए हुए होते। कहीं भी नहीं है ना, 2-2.5% है। बंगाल में जहाँ 37 बरस लेफ्ट की गवर्नमेंट रही, वहां मुसलमान तकरीबन 26% है बंगाल के अंदर, और वहां रोजगार गवर्नमेंट जॉब्स में वही 3-3.5% 37 साल की सरकार के बाद भी। तो कहां तुष्टीकरण हुआ? लेफ्ट ने कहां तुष्टीकरण किया? कांग्रेस ने कहां तुष्टीकरण किया? जितने दंगे हुए, जितने हुए कांग्रेस के राज में बहुत बड़े बड़े दंगे हुए। तो मुसलमान का तो तुष्टीकरण नहीं हुआ, हाँ 2 लोगों का तुष्टीकरण हुआ। वोट की राजनीति में मुसलमान जो धर्म, जो कम्युनल है, सांप्रदायिक है, उसके कुछ हिस्सों को उन्होंने, आपने टोकनिज्म किया कि आपको प्रॉफिट मोहम्मद की बर्थडे की छुट्टी दे देंगे। मुसलमान ने नहीं मांगी थी, आपने दे दी कि साहब छुट्टी रहेगी। आपने, मुसलमान ने बहुत सारी चीजें नहीं मांगी थी कि साहब फला मस्जिद का ये करा देंगे, ये कर देंगे, या मौलवियों को हम, इमामों को तनख्वाह दे देंगे। ये सब टोकनिज्म था। या प्रेसिडेंट बना देंगे हम, मान लीजिए जाकिर हुसैन साहब या फखरुद्दीन अली अहमद साहब या कोई और, तो टोकनिज्म है। मुसलमान की हालत तो नीचे बिगड़ती चली गई। मुसलमान का, मैं तुष्टीकरण नहीं बल्कि उल्टा हुआ है, मुसलमान का जो है पिछड़ा और पिछड़ते चले गए हैं, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो। तो मुसलमान को उठाने की जरूरत है, उनको आर्थिक रूप से, शिक्षा के रूप से उनको आगे लाने की जरूरत है। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रही, सारी जीवन मेरा यही, एक अखबार के द्वारा भी और राजनीति के द्वारा भी मेरा एक मकसद रहा कि भारत के, मैं, और ये मेरा एक राष्ट्रीय, मेरा जो है वो जिम्मेवारी मैंने समझी है। मैंने इस देश के लिए अपनी जिम्मेवारी समझी है कि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाऊं, ताकि मुसलमान जो है इस भारत के विकास में, इस भारत को आगे ले जाने में एक पूरा रोल अदा कर सकें। वो इसको पीछे न खींचे, इस पैर की जंजीर ना बने, बल्कि इसकी ताकत बने, इसकी आत्मा की, और इसकी आगे ले जाने का जरिया। शाहिद भाई, आपकी किताब में कुछ कुछ इंडिकेशंस हैं जी। जैसे एक, मुझे जो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक भाव ये आता है कि जो भारत का अभिजात्य मुसलमान था, जो जिसके पास बहुत सारे अवसर थे, जो आपके पिताजी के पास भी बहुत अवसर आए, और बहुत सारे लोगों को, कि आप अपनी जमीन छोड़कर चले जाओ पाकिस्तान और आप जो चाहोगे आपको मिल जाएगा, जिस लायक है, बड़े से बड़ा पद, जगह, सब कुछ छोड़ के भारत में जो लोग थे धर्मनिरपेक्ष, जिन्होंने यहाँ की माटी और बुनियाद को प्रेम किया, वो यहीं रहे। और सब कुछ वो मानते हैं कि ये हमारी जमीन है।
एक आंदोलन शिक्षा के क्षेत्र में सर सैयद ने किया और एक देवबंद था, वो आंदोलन हुआ। बाद में आप जामिया मिलिया भी उसी दौरान, और मान लीजिए हमदर्द। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो उस दौरान अंग्रेजों के शासनकाल में तमाम तरह के दबावों के बावजूद इस तरह के इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए। ऐसी क्या बात थी कि स्वतंत्रता बाद हम वो जागरूकता, वो सामाजिक आंदोलन, वो शैक्षणिक विकास की ओर अग्रसर मुस्लिम समुदाय को उस रूप में नहीं देखते जो अभिजात्य वर्ग है। मैं शाहिद सिद्दीकी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके जैसे 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 50 होंगे, 500 होंगे, लेकिन 1000 नहीं पहुंचेंगे। ऐसा क्या हुआ कि वो आंदोलन जो इतने बड़े स्तर पर स्वतंत्रता के दौरान चल रहा था, कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हो रहा था, समाज के क्षेत्र में भी काम हो रहा था, मुस्लिम समुदाय की ओर से अपने लोगों के भले के लिए उस तरह का सांस्थानिक काम क्यों नहीं हुआ? कि आप क्या पाते हैं, इसकी क्या वजह रही होगी? इसकी वजह मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने जितना पिछड़ा मुसलमान को, जितना नुकसान पहुंचाया, मैं नहीं समझता कि किसी एक व्यक्ति ने पहुंचाया। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जिन्ना के मतलब सिर्फ जिन्ना नहीं है मेरा मकसद, मेरा पूरा पाकिस्तान का आंदोलन है। उस पाकिस्तान के आंदोलन ने पानी फेर दिया जो सर सैयद ने 100 साल में किया था, जामिया मिलिया ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, इन्होंने मिलकर किया था, देवबंद के आंदोलन ने जितना किया था उसके ऊपर पानी फेर दिया 14 अगस्त 1947 को, कि एक झटके में एजुकेटेड मुस्लिम मिडिल क्लास जो है वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चली गई। अब जब किसी एक कम्युनिटी की एजुकेटेड क्लास को आप पूरी एक झटके में गायब हो जाए तो दोबारा खड़े होने के लिए उसे 3 पुश्ते 3-4 जनरेशन लगती है। और यहाँ पे जो रह गया मुसलमान, या तो गरीब था, या कमजोर था, या पिछड़ा था, या आर्थिक रूप से पिछड़ा था, और या फिर जो है बुनकर दस्तकार था ये, और या फिर मौलवी थे देवबंद वाले जो कि पाकिस्तान के खिलाफ थे, जो यहाँ के धार्मिक लोग थे जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, वो यहाँ पर रह गए। तो लीडरशिप जब एक कम्युनिटी की गायब हो जाए, लीडरशिप से मेरी मुराद सिर्फ राजनीतिक लीडरशिप नहीं है बल्कि समाज के हर हिस्से में, यानी जितने कॉलेज चल रहे हैं उनको आज आपको 1960-70 में गवर्निंग काउंसिल के मेंबर नहीं मिलते तो उनका ये कबाड़ी है, ये दे देगा 500 रुपए महीना कॉलेज के लिए, इसको गवर्निंग बॉडी में ले लो। ये हमारे गोश्त का कारोबार करते हैं, ये 1000 रुपए महीना दे देंगे, इन्हें गवर्निंग बॉडी में ले लो। जिनके 7 पुश्तों में कभी कोई कॉलेज में नहीं गया था वो गवर्निंग बॉडी में आ गए। मुझसे कहा जाता था मेरे पास तो अपने खाने को नहीं थे, मैं तो फाके कर रहा था घर में, जो पढ़ा लिखा मुसलमान था जो यहाँ पे बचा था। अच्छा, दूसरी चीज क्या हुई कि जो बचा यहाँ पर मुसलमान, ऐसा नहीं कि सब चले गए, जो बचा उसके मन में भय आ गया कि मैं मुसलमान के बीच काम करूंगा तो कम्युनल कहलाऊंगा, पाकिस्तानी कहलाऊंगा। एक पाकिस्तानी का जो तमगा लग गया ना यहाँ पर कि जो भी मुसलमान की बात कर रहा है वो पाकिस्तानी है। मतलब मैं, फख्र है मुझे, मैं पहला मुसलमान हूँ जिसने खुल के मुसलमान की बात की आजाद हिंदुस्तान में अपने अखबार के द्वारा। वरना मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम करता था मुसलमान की बात, मुसलमान नहीं करता था। अगर मुसलमान अफसर के पास ले जाए कोई मुसलमान अपना प्रॉब्लम, तो वो जानते हुए कि ये सही काम है, मुझे करना चाहिए, 100% है, वो 100 का कर देगा, मुसलमान का नहीं करेगा, डर के मारे कि कहीं मेरे पर आरोप ना लग जाए। तो मुसलमान एक गिल्टी कॉन्शियस, पार्टीशन का जो गिल्ट है ना, उसका जो चोर है मन में, वो चोर अगले 40-50 बरस चलता रहा, अभी भी है वो चोर बाकी। तो नतीजा क्या हुआ कि मुसलमान भी पिछड़ता चला गया, और जो सरकारें थी, माफ करें मुझे, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, उन्होंने कभी मुसलमान को एक उस रूप में नहीं देखा कि ये भारत का हिस्सा है। उन्होंने सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा कि ये तो हमें मजबूर है वोट देने के लिए, ये तो हमारा वोट पक्का हो गया 12-15%, बाकी हमें 20% और लाना है तो हम 35% पे सरकार बनाएंगे। तो ये जो सेकुलर पार्टियां थी, इन्होंने मुसलमानों को भयभीत और ज्यादा किया कि अगर तुम हमें वोट नहीं दोगे तो तुम ये बचोगे नहीं हिंदुस्तान में, हमारी वजह से हो, हमने दिया संविधान, हमने तुम्हें राइट दे रखे हैं, वरना तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तुम मारे जाओगे, तो हम तुम्हें बचा सकते हैं, इसलिए हमें वोट दो। और वही बाद में पॉलिसी अपनाई, माफ करें, बीजेपी ने, कि उसने हिंदुओं में ये भय पैदा करना शुरू किया कि हिंदू जो है वो हमारी वजह से है, अगर हम नहीं होंगे तो हिंदू खत्म हो जाएगा, ये सेकुलर पार्टियां खत्म कर देंगी, और हम जो है तुम्हें मुसलमानों से खतरा है और तुम्हें कौन बचा सकता है, सिर्फ हम बचा सकते हैं, इसलिए हमें वोट दो। तो ये जो भय की राजनीति दोनों तरफ से हुई कि मुसलमानों को भयभीत करके उनका वोट लो, हिंदुओं को भयभीत करके उनका वोट लो, इसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है पिछले 20-30 साल में भारत को। तो मुसलमान जो है उसके पिछड़ेपन की वजह बुनियादी तौर पे पार्टीशन है, उसके बाद सेकुलर पार्टियां भी उसके पिछड़ेपन की वजह हैं, और उनका जो भय उनके अंदर था वो भी उसकी वजह है। और यहाँ का जो मौलवी है
उसने भी कभी भी खुल के ईमानदारी से, क्योंकि यहाँ मौलवी भी वो रह गया कि जो समाज से कटा हुआ था, वो धर्म जानता था, समाज को नहीं जानता था, और जो समाज को जानता था, जो पढ़ा लिखा था, वो धर्म से कट गया था। तो ये बहुत सारे कारण हैं। और मेरे जैसे लोग, यानी मैं पहला उन लोगों में से हूं जिसने खुल के कहा कि मैं मुसलमान की बात करूंगा। मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि मेरे दिल में पाकिस्तान का चोर नहीं है। मेरे बाप ने तो पाकिस्तान का विरोध किया था, तो मुझे कोई डर नहीं है कि मैं पाकिस्तानी कहलाऊंगा अगर मैं मुसलमान की लड़ाई लूंगा। तो मैंने दंगों पे लिखना शुरू किया, मैंने जाना शुरू किया, मैंने मुसलमानों के पिछड़ीपन की आवाज उठानी शुरू की। तो ये मेरी भारतीयता के रूप में मेरी एक सेकुलर ड्यूटी थी कि मैं मुसलमान को पिछड़ेपन को दूर करके उसे मेन स्ट्रीम में लाऊं। और यही कारण था कि मेरा अखबार इतना पॉपुलर हुआ कि एक तरफ मैं धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ लिख रहा था, इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ लिख रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ मैंने बहुत जबरदस्त लिखा, पाकिस्तान के पूरी आइडियोलॉजी के खिलाफ मैंने लिखा, कश्मीर के जो आतंकवाद 90s में हुआ उसके खिलाफ मैंने इतना सख्त लिखा कि मेरे सिर पे इनाम रख दिया गया। JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन, अल्लाह टाइगर्स, किसी और के सिर पे इनाम नहीं रखा गया इस भारत के किसी एडिटर के ऊपर, सिर्फ शाहिद सिद्दीकी के ऊपर 5 ऑर्गेनाइजेशन ने इनाम रखा कि जो नई दुनिया पढ़ता पाया जाएगा उसे गोली मार दी जाएगी, और शाहिद सिद्दीकी को जो गोली मारेगा 35 लाख रुपए का, किसी ने 5 लाख, किसी ने 10 लाख, 15 लाख इनाम रखा था। तो वजह क्या थी कि मैं उस वक्त उनसे भी लड़ रहा था। तो मैंने दोनों तरफ लड़ाई लड़ी है। तो ये लड़ाई इसलिए लड़ी है कि मुझे इस भारत के ऊपर विश्वास है, मुझे पता है कि ये भारत कमाल का देश है, इस जैसा समाज हो ही नहीं सकता, और इसलिए इसको बचाना मेरा धर्म है। शाहिद भाई, एक बात बताइए कि अगर मैं आपको क्रमवार कहूँ इस जी। किताब के हिसाब से जी। कि भारत के इतिहास को परिवर्तित करने वाली कौन सी बड़ी घटनाएं हैं, अगर ये नहीं होता तो जी। शायद देश बदल जाता। जी। विभाजन के बाद की, विभाजन ने तो निश्चित रूप से जो ध्वंस किया जी। उसकी परछाई आपकी शुरू से आखिर तक आती है। जी। आखिर तक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने बाकायदा भूमिका में, प्राकथन में भी इस बात का उल्लेख किया है कि जब आप संसद में थे तब आपको किसी दिन किसी ने पाकिस्तानी कहा था। जी, जी, जी। तो स्कूल में भी कहते थे, स्कूल में भी आपने वो हाँ। दोनों का जिक्र किया है। तो ये एक बच्चा जिसकी बुनियाद इस जमीन से थी, जो किसी भी हिंदू की तुलना में, मतलब तुलना करनी ही नहीं चाहिए, धर्म के आधार पर कोई तुलना नहीं हो सकती, संवेदनाओं का कोई व्यापार नहीं हो सकता। तो अगर मैं कहूँ कि क्रम से जो पुस्तक में आपने घटनाएं दर्ज की हैं, ये घटना नहीं होती तो शायद भारत की तकदीर आज कुछ और होती। अगर ये 2-4 घटनाओं का आपको उल्लेख करना हो तो आप क्या क्या उल्लेख करेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि किसी एक घटना पे नहीं, 4-5 घटनाएं। देखिए, अगर भारत पे चीन हमला न करता 62 में, और भारत को उस तरह से जो है नहीं एक झटका लगता, तो भारत बहुत पहले बहुत आगे निकल गया होता। भारत जिस रास्ते पे चल रहा था, भाखड़ा नंगल डैम बना रहा था, और इसरो बना रहा था, और IIT और शिक्षा के मैदान में, क्योंकि भारत ने ये सोच लिया था कि हमें डिफेंस पे खर्च नहीं करना, हमें भारत के निर्माण पे खर्च करना है। तो हमारा सारा पैसा, सारी सोच, सारा दिमाग, सारी एनर्जी भारत के निर्माण में लग रही थी। लेकिन 62 की जंग ने हमें ऐसा झटका दिया, सिर्फ नेतृत्व को नहीं, हर भारतीय के दिल में झटका लगा। मैं छोटा सा था, हमें ऐसा झटका लगा, जो हमारा विश्वास था कि हम दुनिया में एक सर उठा के खड़े हो रहे हैं, तो लगा कि नहीं, हम तो खतरे में, हम तो फिर दोबारा खत्म हो सकते हैं, अब इसे दिल्ली तक आ जाएगी, जरा सा आगे बढ़ेगी तो चीन का कब्जा हो जाएगा। तो उससे पूरी दुनिया में हमारी नाक भी कटी। तो हम एक तरह से, हमारा सारा फिर फोकस जो है अपने को बचाने पे लग गया, बजाय निर्माण पे। तो उस निर्माण की न होने की, एक तो वो हमारे साथ बड़ा, मैं समझता हूँ कि झटका लगा हमारे साथ। दूसरा जो हमें झटका लगा है, वो जो हमारे यहाँ बीच में एक पीरियड आया है जिस वक्त देखिए, मैं आपको बताऊं, चीन में राजीव गांधी के साथ गया था 1988 में, और पहली बार हमने दरवाजे खोले थे और हमने कहा था कि पीछे को हम उठा के बर्फ में लगाते हैं, अब हम आगे का देखते हैं। और उस वक्त भारत चीन से बहुत आगे था। मैं जब बीजिंग गया हूं तो बीजिंग में सिर्फ साइकिलें नजर आती नहीं, एक को 12-14 मंजिल की एक आधी बिल्डिंग मुझे नजर आई, बीजिंग में मुझे कुछ नजर नहीं आया। और हमें लगा कि हम भारत जो है चीन से बहुत आगे है। डेंग शाओपिंग ने संभाला था उस वक्त और कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था कि भारत से टकराव का उन्हें नुकसान हो रहा था चीन को, तो चीन भी चाहता था कि अपना व्यापार और ये विकास कर सके। उसके बाद भारत तेजी से आगे जा सकता था
आईटी के सेक्टर में, दूसरे सेक्टर में भारत बहुत विकास कर सकता था। लेकिन वो जो सरकार गिरी है राजीव गांधी की, उसके बाद छोटी छोटी जो सरकारें बननी शुरू हुई कि कुछ दिन के लिए जो है वो वीपी सिंह आ गए, फिर जो है क्या कहते हैं चंद्रशेखर आ गए, तो फिर कोई और आ गया। तो नतीजा क्या हुआ, उस वक्त हमारा विकास रुक गया, देवगौड़ा गुजराल। हाँ, हमारा विकास तो रुक गया और चीन का विकास यूं चला। हमारा विकास यूं चलते चलते नीचे ग्राफ हमारा आया, और वो जो हमें झटका लगा, उस झटके की वजह से हमें दोबारा खड़े होने में वक्त लगा। फिर हम मनमोहन सिंह के टाइम में थोड़ा सा हमने कोशिश की थी, हम तेजी से फिर आगे बढ़े थे, लेकिन वो भी हमारा जो है रुक गया। फिर जब सरकार नरसिम्हा राव की सरकार खत्म हुई है, फिर ये आए जो पीरियड आया है अलग अलग मंत्रियों का, तो उसमें उसका भी फिर हमें झटका लगा है। तो हमारा जो विकास, लेकिन लोकतंत्र को ही कीमत चुकानी पड़ती है। चीन में लोकतंत्र नहीं था, वो उन्होंने एक फैसला कर लिया विकास की, हवाई जहाज उनका ऊपर उड़ता चला गया। हमारा जहाज जो है ऊपर जाके ज्यादा ऊपर गया और फिर नीचे आया हमारा जहाज, और तो हमारा ग्राफ उस तरह से उठा नहीं। नतीजा ये हुआ कि भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो अब भारत के लिए दोबारा उस रेस में पीछे रह गया। मुझे याद है सिंगापुर के जो निर्माता थे ली क्वान यू, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने एक दिन मुझे नाश्ते पे, खाने, लंच पे बुलाया था, और मैं समझता हूँ उनसे बड़ा लीडर जिंदगी में मैंने जो जिन लोगों से मिला हूँ उसमें नहीं था कोई, जितनी उनको समझ थी। और वहां पे राहुल गांधी भी थे। मैं, हम 4-5 लोगों को उन्होंने बुलाया था। उस वक्त मैंने उनसे सवाल किया था कि आपको क्या लगता है कि एशिया का भविष्य क्या है। उन्होंने कहा अगर चीन और भारत ने मिलकर काम कर लिया तो एशिया पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा। ये मैं बात बता रहा हूं आपको 2003-4 की। और अगर दोनों में टकराव रहा, दोनों, तो फिर दोनों का नुकसान होगा। तो भविष्य इस पे निर्धारित है कि चीन और भारत कैसे साथ चल सकते हैं। तो वो भारत को मैं समझता हूँ कि एक बड़ा झटका लगा है। आपकी किताब के हिसाब से मैं दरअसल आपने मुझे चूंकि आपने क्रम से जो बड़ी घटनाओं का आपने उल्लेख किया है, एक चीन के हमले का उल्लेख किया है, उसके बाद शास्त्री जी के अचानक निधन का उल्लेख किया, फिर इंदिरा गांधी के समय में जो उठापटक हुई और जो इमरजेंसी आई उसका उल्लेख किया है, मंडल कमंडल का बहुत ढंग से उल्लेख किया है, दंगों को आपने जिम्मेदार बताया है, जो आपने कहा कि छड़ी मतलब अवसरवाद की जो राजनीति हुई बजाय सिद्धांतों के और विकास की राजनीति के, उसका बड़ा विशद उल्लेख किया है इस किताब में। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इसीलिए मैं चाह रहा था कि शाहिद भाई क्रम से बताएं, तो क्रम से उन्होंने नहीं बताया क्योंकि बड़ी घटनाएं इतना विस्तार से इन्होंने लिखा है। अच्छा, चलिए अब हम आते हैं वर्तमान पे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब नरेंद्र मोदी जी बैठे तो आपको एक आमंत्रण मिला था। जी, नहीं, प्रधानमंत्री बनने से पहले मिला था। 2014 की बात है, जनवरी में। हाँ, जनवरी 2014 में, क्योंकि मैंने उम्मीदवार हो चुके, मोदी जी का इंटरव्यू किया था और उसके बाद मैं पार्टी से निकाल दिया गया था। तो मोदी जी के मन में कहीं ये बात थी कि मेरी वजह से शाहिद सिद्दीकी का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया और उनको मौका मिलना चाहिए। शायद उनके मन में मेरे लिए कोई भावना थी, सहानुभूति थी, जो भी था। तो उन्होंने अमित शाह जी से कहा कि उनको पार्टी में लेना है। और क्योंकि मेरे अच्छे ताल्लुकात काफ़ी थे पीयूष गोयल जी से, तो पीयूष गोयल जी की जिम्मेवारी लगाई गई। उन्होंने घर पे मुझे अपने बुलाया ब्रेकफास्ट पे। उस ब्रेकफास्ट में अमित शाह जी भी थे, मैं भी था और पीयूष गोयल जी थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मोदी जी का आदेश है कि आपको पार्टी ज्वाइन करानी है और कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ज्वाइन कर लेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि मेरे सामने एक दिक्कत है कि मैं आपकी, मतलब मैं एक बात तो चाहता हूँ कि मुसलमान किसी एक पार्टी का बंधुआ मजदूर ना रहे, मुसलमान सब पार्टियों में जाए, बराबर का हिस्सा ले। लेकिन मैं राजनीतिक रूप से आपसे सहमत नहीं हूँ बहुत सारी बातों पे, आर्थिक मामलात पे, सिर्फ हिंदू मुसलमान के सवाल पे नहीं, बल्कि आर्थिक मामलात हों, चाहे विदेश नीति हो, मैं कई चीज़ों पर सहमत हूँ। तो मैं समाजवादी में जब नहीं रह सका, जहाँ पे मैं 70% सहमत था,
तो आपके यहाँ शायद रह ना पाऊं, कल को आप निकालें मुझे या मैं खुद छोड़ के जाऊं तो अच्छा नहीं होगा, लोग कहेंगे कि ये आदमी तो कहीं टिकता ही नहीं है। तो इसलिए मुझे समय दीजिए सोचने के लिए। तो मैंने उनसे हफ्ते भर का समय लिया और मैंने जब इस पे सोचा तो मुझे लगा कि मैं अब तक मैंने कई बहुत पार्टियों में मैं गया हूं, लेकिन वहां पे मेरा विचारधारा का टकराव नहीं था। विचारधारा मेरा मानना है सबकी एक ही है, सिर्फ नेताओं का फर्क है, लेकिन यहाँ पर विचारधारा का एक फर्क आ जाता था। तो इस विचारधारा के साथ मैं शायद नहीं चल सकूंगा, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं भाजपा ज्वाइन नहीं करूंगा। जबकि मैं एक बात मैं चाहता हूं, मैंने इस बात को लिखा भी है बहुत बार कि मैं खुद तो बीजेपी में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं चाहूंगा कि मुसलमान कोई अपना दुश्मन ना समझो, बीजेपी मुसलमान को दुश्मन ना समझे कि हमें तो इनका वोट लेना ही नहीं है, हमें तो इनको टिकट देना ही नहीं है, हमें तो लड़ाना ही नहीं है। भाई अगर इस देश पे राज करना है तो सबको साथ लेना पड़ेगा। जो आपका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसको अपने काम में भी उतारिए। सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, सिर्फ जुमला नहीं होना चाहिए, ये तो जुमले से आगे जाना पड़ेगा, तभी ये भारत का निर्माण होगा। और वो कभी भी कोई दौर रहा हो, चाहे वो अकबर रहे, चाहे अशोका रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे कोई भी रहा हो, इस देश पे राज नहीं कर सकता जो सबको साथ लेकर ना चले। जो किसी एक को आगे करके चलेगा, दूसरे को दबा के चलेगा, वो इस देश के साथ न्याय नहीं कर रहा। शाहिद भाई, मैं सिर्फ 2 सवाल अब पूछूंगा इस किताब से संबंधित। एक सवाल मेरा है कि बड़ा ही एक रोचक हिस्सा है द मास्टर फिक्सर और उसके बाद चेस एंड चेस प्लेयर्स। तो ये जो भारतीय राजनीति में ये जो शतरंज के खिलाड़ी या जिसको कहिए गेम, जिसको फिक्सर आप सीधे सीधे कह रहे हैं, इन लोगों में अगर मैं कहूं कि आप जब से सियासत को देख रहे हैं, सबसे बड़ा फिक्सर या बड़े फिक्सर्स कौन से थे? देखिए, मैं बहुत सारे फिक्सर को मैं जानता नहीं हूँ। प्रमोद महाजन जी भी बड़े अच्छे फिक्सर थे, लेकिन उनके साथ मेरा संबंध नहीं रहा। लेकिन एक फिक्सर जिसके साथ मुझे काम करने का, करीब से देखने का मौका मिला, और मैं मानता हूँ कि उससे बड़ा फिक्सर भारत की राजनीति में आज तक कोई नहीं हुआ, वो हमारे दोस्त श्री अमर सिंह थे, ठाकुर अमर सिंह। तो ठाकुर अमर सिंह जो थे वो इतने कमाल के फिक्सर थे कि वो खुद कहते थे कि मैं तो दल्ला हूं। वो अपने को कहते थे, भाई मैं तो दल्ला हूं और मैं तो दलाली करता हूं। और उन्होंने सिर्फ राजनीति में दलाली नहीं की, उन्होंने भारत के जो सबसे अमीर लोग हैं, अंबानी और अडानी और इन सबको भी यूं खिलाया, नचाया। और उन्होंने पूरी बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री, जिसके आगे पूरा हिंदुस्तान नाचता था, उसको भी उन्होंने नचाया। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो दूसरे हो, उनको भी उन्होंने नचाया। उंगलियों पे फिल्म स्टार्स को, हीरोइनों को भी उन्होंने नचाया, और अपने हाथ से रसगुल्ले भी खिलाए और गुलाब जामुन भी खिलाई, वगैरह वगैरह सब किया उन्होंने। और यही नहीं किया, बल्कि मैंने किताब में लिखा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बिल क्लिंटन की वाइफ हिलेरी क्लिंटन को भी जाके खरीदा, और उन्होंने माना भी है कि मैंने उनको पैसा दिया और उनका वोट मैंने बदलवाया और मनमोहन सिंह की सरकार बनवाई, और वहां पर खरीदा बेचा भी उन्होंने। यानी मनमोहन सिंह की सरकार को बचाने में अमर सिंह का जबरदस्त हाथ था 2009 में, 2008 में। और उस सरकार जो नो कॉन्फिडेंस वोट आया था, उसके खिलाफ लोग एमपीज को खरीदने में, बेचने में अमर सिंह का बहुत बड़ा हाथ था, जिसकी कीमत मुझे भी चुकानी पड़ी। मैं भी उनसे क्योंकि टकरा गया था अमर सिंह से, मैं इन सवालों पे, क्योंकि मैं तो राजनीति में आया था उस लोकतांत्रिक भावना से जो पंडित नेहरू की भावना थी और मेरे पिताजी की भावना थी। मैं अमर सिंह, बावजूद इसके कि मेरे दोस्त थे और मुझे बहुत इज्जत देते थे, लेकिन मैं उनके इस राजनीति को मैं बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। तो अमर सिंह कमाल के आदमी थे। मैं समझता हूँ कि मेरा बहुत दिल चाहता है कि कोई अमर सिंह के ऊपर फिल्म बनाए, तो फिल्म ऐसी होगी कि उसमें सारा मसाला होगा, उसमें फिल्म इंडस्ट्री के भी षड्यंत्र होंगे, उसमें जो सुपरस्टार हैं पूरे, समझता हूँ इस सदी के, उनका भी खेल होगा, उनके साथ क्या टकराव हुए, क्या झगड़े हुए, वो भी होगा। और अंबानी के परिवार में कैसे टकराव हुए और कैसे दो भाइयों के बीच में खेला हुआ, कैसे मुलायम सिंह और अखिलेश के बीच टकराव हुआ और उनके चाचा के बीच टकराव हुआ। जहां वो गए वहां उन्होंने बांट दिया, जहां गए उन्होंने तोड़ दिया। और बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े तजुर्बेकार, बड़े बड़े सारी दुनिया को देखे हुए अमर सिंह के सामने खेल में ध्वस्त हो जाते थे, लड़ा देते थे सबको। कबूतरों के जैसे लोग तो शौक करते हैं बटेर लड़ाने का, कुत्ते लड़ाने का, कुछ और सांड लड़ाने का। अमर सिंह जो है
बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े देश के जो फिल्म स्टार्स हैं उनको, और बड़े बड़े जो नेता हैं उन सबको लड़ाने का, बटेर जैसे लड़ाते हैं, शौक पूरा करते थे। आपने उस घटना का बाकायदा उल्लेख किया कि किस टेबल पर, जो उस पर आप भी बैठे हुए थे, और उन्होंने जो है राम गोपाल जी की चर्चा को जो है वो भेज दिया वीडियो बना के या ऑडियो बना के। शिवपाल जी थे, और जी के जो हाँ, मालिक सुभाष चंद्र जी थे, और अमर सिंह थे, और वहां पे, और उस वक्त अखिलेश चीफ मिनिस्टर थे, तो अखिलेश के खिलाफ जो बात हो रही थी, षड्यंत्र हो रहा था, वो कोई एक उनमें से बैठ के उसको रिकॉर्ड कर रहा था, और वहां पे जो बात हो रही थी, मैं भी उस टेबल पे मौजूद था, मैं खामोशी से सुन रहा था कि ये क्या हो रहा है। और उसी रात को चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे उस पे, जो वहां पे यूपी के थे, वो चीफ सेक्रेटरी अखिलेश ने उसी रात को हटा दिए थे, और वहीं से झगड़ा बहुत आगे बढ़ गया था। मेरा इस किताब से जुड़ा आखिरी सवाल, चूंकि आपने बहुत सारे पंडित नेहरू से लेकर नेहरू जी, इंदिरा जी, अटल जी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह, नरसिंह राव जी, मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह, मायावती और नरेंद्र मोदी जी, इन सबकी फोटो चित्र है, और सबका कुछ न कुछ उल्लेख कहीं न कहीं इसमें किताब में है। अगर मैं कहूँ शाहिद भाई को कि पंडित नेहरू को छोड़ के बतौर व्यक्ति, बतौर राजनेता नहीं, बतौर व्यक्ति आपको कौन सबसे दिल के करीब लगा? एक ही था, आपको पता है, राजीव गांधी। क्यों कि राजीव गांधी को, एक तो मैं बहुत करीब उनके रहा, उनके साथ मेरा याराना हो गया था, दोस्ती हो गई थी, खाना पीना, बातें, हंसी मजाक, छेड़छाड़, एक दूसरे से जहाज में चल रहे हैं। दूसरे मैंने देखा उनके अंदर वो राजनेता नहीं थे, वो टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं थे, क्योंकि वो ऐसे नेता थे कि जिनको, जो राजनीति से निकल के नहीं आए थे, बल्कि राजनीति उन पर थोपी गई थी। वो राजनीति में आना चाहते थे, उन्हें राजनीति से बिल्कुल चिढ़ थी। अगर संजय गांधी का एक्सीडेंट ना होता, देहांत ना होता, तो वो शायद एमपी ना बनते, और अगर मिसेस इंदिरा गांधी का इस तरह से देहांत ना होता तो वो प्रधानमंत्री ना बनते। वो छोड़ देना चाहते थे, एमपी मजबूरी में बने थे, बहुत दबाव में, लेकिन वापस जाना चाहते थे, अपना वो पायलट रहना, एक मिडिल क्लास जिंदगी। सोनिया जी भी नहीं चाहती थी, वो भी नहीं चाहते थे। तो वो, मेरी जब पर्सनल बात होती थी तो वो बहुत इन नेताओं को अच्छा नहीं समझते थे, वो उनके बारे में कोई बहुत अच्छी राय नहीं रखते थे, और वो शौकीन थे छोटी छोटी चीजें, खाना पीना, सड़क पे खामोशी से निकल जाना, गाड़ी लेके कहीं ढाबे पे खड़े हो जाना, वहां पे खा लेना, कर लेना, वो बिल्कुल, उन्हें पब्लिसिटी पसंद नहीं थी। तो वो बहुत सिंपल सादा आदमी थे। तो उनके, ये मेरी पर्सनल बायस है, आई एम हाईली बायस टुवर्ड्स राजीव गांधी, उसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई मेरे पे आरोप लगाता है तो उस आरोप में मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बिल्कुल बायस्ड हूं राजीव गांधी के लिए। लेकिन अगर मैं प्रभावित हुआ हूं किसी एक और प्रधानमंत्री से, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने देखा कि किन हालात में उन्होंने, उनका विजन मैंने देखा, उन जैसा विजन मुझे नजर नहीं आता किसी और प्रधानमंत्री में जिनको मैंने करीब से देखा है। क्योंकि पंडित नेहरू को मैंने बहुत उस तरह से करीब से नहीं जाना, लेकिन विजन जो अटल जी का था, कि बावजूद इसके कि आपको, यानी एक तरफ उनकी हिम्मत और हौसला था कि उन्होंने भारत का न्यूक्लियर वो कर दिया अमेरिका की मर्जी के खिलाफ और खड़े हो गए आगे। उसके बाद उन्हें यह भी एहसास था कि हमें पाकिस्तान के साथ टकराव नहीं करना, तो वो हिम्मत करके बस लेके जाते हैं पाकिस्तान और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। पीठ में छुरा घोंप देता उनके पाकिस्तान कारगिल करके, और मुशर्रफ उनकी पीठ में छुरा घोंपता है। उसके बावजूद अटल जी जानते हैं कि मुझे जो है सिर्फ इससे प्रभावित नहीं होना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो आगे की तरफ देखते हैं। और जब पार्लियामेंट पे हमला होता है, मुझे याद है वो कि पार्लियामेंट पे हमले के बाद मैं उस वक्त राज्यसभा में आया 2002 में नवंबर में। तो 2003 के शुरू में हमारी फौजें आमने सामने खड़ी थी, हमारे सारे रास्ते बंद हो गए थे, हमारा हाई कमीशन, उनका हाई कमीशन बंद था, कोई वीजा नहीं, आना जाना नहीं, सब खत्म था पाकिस्तान के साथ। और ये था कि आई बॉल टू आई बॉल, और आर पार की जंग की बात थी। उस वक्त अटल जी ने मुझे बुला के कहा, कुलदीप नैयर को, और कहा कि जाओ जरा पाकिस्तान का माहौल, मुझे पता नहीं लगता असल क्या हो रहा है जमीन पे, जमीन की बात बताओ। हम गए पाकिस्तान, हमारा इस्तकबाल हुआ, हम वापस आके हमने अटल जी से कहा कि अटल जी
वहां तो आप इतने पॉपुलर हो कि आज मुशर्रफ को कोई नहीं पूछता, आपको पूछते हैं। साहब आप वहां से इलेक्शन लड़ लो तो आप यूं जीत जाओगे। और लोगों में इतने पॉपुलर हो, वहां की जनता जो है वो अटल जी को मानती है। अटल जी के उनके दिल में वो कहते हैं जैसा प्रधानमंत्री हमारे हमारे देश में हो जाए तो कमाल हो जाएगा। तो बोले एक बात बताओ क्या करूं कि जिससे माहौल बदल जाए। मैंने कहा एक बात तो कोई ऐसी है नहीं, लेकिन अभी तो रास्ते भी बंद हैं। एक तो आप एक तरफा तौर पे खोल दीजिए, पाकिस्तान को छोड़िए, मजबूर हो जाएगा वो। दूसरे मैंने वैसे ही मजाक में कह दिया कि अगर आप असल जो है कश्मीर की लड़ाई वो कश्मीर की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि रास्ता बंद हो गया श्रीनगर से मुजफ्फराबाद का, क्योंकि वो नेचुरल रोड था वो। मैंने कहा एक बस चला दीजिए, महीने में चाहे एक बार चले वो, तो उससे माहौल बदल जाएगा। तो यशवंत सिन्हा जी उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, वो बैठे थे, हंसने लगे कि शायद भाई लगता बहुत कबाब खिला दिए वहां पे। तो कुलदीप नैयर बोले अरे इनके घर में जितने अच्छे कबाब मिलते हैं पाकिस्तान में क्या खिलाएगा कोई, इनको कौन खिलाएगा। खैर हंसी मजाक में बात खत्म हो गई। एक महीने बाद मुझे यकीन था कुछ नहीं होगा, एक महीने बाद अटल जी ने श्रीनगर जाके ऐलान कर दिया कि बस चलेगी, और नतीजा हुआ कि माहौल बदल गया। मुशर्रफ मजबूर हो गया हाथ बढ़ाने के लिए और बहुत सारी चीजों पे कंप्रोमाइज करने के लिए, और वो कंप्रोमाइज हो जाता, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि वो नहीं हो सका। लेकिन मैं जो असल बात जो मैं कह रहा हूं कि अटल जी जो थे, उनकी जो विजन थी, उनकी जो समझ थी, उनकी ये समझ थी कि भारत को अगर लेके चलना है तो वो सबको साथ लेके चलना है। वो विजन जो अशोका के मन में भी आई सारी खून खराबे के बाद, वो अकबर के मन में भी आई सारे खून खराबे के बाद, वो महात्मा गांधी के मन में भी थी, वो सबके मन में थी। वो अटल जी के मन में भी वही भावना थी कि इस देश को अगर बनाना है तो सबको ईमानदारी से साथ लेके चलना है। तो मैं मानता हूं कि अटल जी जैसा मैं समझता हूं कि उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। कायदे से मुझे सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन एक लालच मुझे आ गया कि नरेंद्र मोदी जी का आपने साक्षात्कार किया था जब वो प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी पार्टी ने तय किया, तब भी उन्होंने आपको एक संदेश भेजा, कोशिश की कि आप उनके साथ जाएं। दूसरे अवसरों पर भी आपकी मुलाकात हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, तस्वीरें हैं इस किताब में। क्या आप नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए भारत देश में जो परिवर्तन हुआ है, या जो एक आशंका है लोगों की, जो सेकुलर जमात है एक बड़ी देश की, जो ये कहती है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे पर चलते हैं और इनका अंतिम लक्ष्य हिंदू राष्ट्र बनाना है, आप व्यक्तिगत तौर पर उनके बर्ताव में क्या मुलाकात के दौरान कोई बदलाव देखे हैं? क्या यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र में कभी परिवर्तित हो सकता है, और अगर होता है तो उन स्थितियों में का क्या संकेत होगा, क्या संदेश होगा देश के एक बड़े तबके के लिए जो धर्मनिरपेक्ष? मैं बहुत कड़वी बात कहने वाला हूं, लेकिन सच्चाई है। परिवर्तित होगा नहीं, हो चुका है। भारत फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हिंदू राष्ट्र है, और भारत में दो तरह के मापदंड हैं, दो तरह के कानून हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कभी शर्माया नहीं, कभी डरा नहीं। मैंने तो अशोक सिंघल जी से भी बहुत इंटरव्यू किए, मुलाकातें की। मैंने पूरे इस आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के लीडरों से मैं मिला हूं, और मैं जो है मोहन भागवत जी से भी मिला हूं। और मोहन भागवत जी से जब हमने पूछा कि आप क्या समझते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनको बनाएंगे क्या मतलब? भारत है, भारत हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए कुछ संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ओवरवेलमिंग हिंदू है, हिंदू यहाँ ना खतरे में है। आज जितना भारत हिंदू राष्ट्र है उतना कभी नहीं था। इसलिए कोई अगर ये कहता है कि आज हिंदू खतरे में है तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि आज हिंदू राष्ट्र है ये भारत। और यहाँ पे चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जजेस हो, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कानून हो, यहाँ पे अगर आप आई लव मोहम्मद कहते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर आप उसी मस्जिद में बैठ के आई लव मोहम्मद कहने पे आप जेल जाएंगे, लेकिन उसी मस्जिद के सामने आप जो है जय श्री राम के नारे लगाएंगे और डांस करेंगे तो आप पे फूल बरसाए जाएंगे, आपके कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो और क्या होगा? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तो ये तो हो चुका है। लेकिन और आपने क्या पूछा था मुझसे कि कार्यकाल को कैसे देखेंगे आप? क्योंकि कार्यकाल में तो इतना लंबा कार्यकाल चलता नहीं। अगर मोदी जी उतने कमजोर होते जितना अपोजिशन कहती है,
क्योंकि एक बार कोई जीत जाता है, 2 बार जीत जाता है, 3-3 बार नहीं जीतता है। और मोदी जी कामयाब रहे हैं और आगे लेके भी गए हैं। बहुत सारी मैं उनकी 100 गलतियां बता सकता हूं और 100 खूबियां बता सकता हूं, जैसे कि हर प्रधानमंत्री की रही हैं। तो उनसे गलतियां भी हुई हैं, वो भी हुआ है, लेकिन मेरी एक मानना है कि उनको थोड़ा सा उठ जाना चाहिए। अब उन्होंने इस पोलराइजेशन की राजनीति से भाजपा को शक्ति दी है, लेकिन पोलराइज करके बांट के आप बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते। बांटोगे ज्यादा तो खुद भी कटोगे, दूसरा ही नहीं कटेगा, आप भी कटोगे। अगर बांटोगे तो कटोगे। कैसे कटोगे? अपनी दोधारी तलवार होती है, बांटने की तलवार दोधारी है, जो दूसरे विरोधी को काटेगी तो आपको भी काटेगी। इधर से ऐसे चलती है ये तलवार। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जो बात आज मोहन भागवत जी को समझ में आ रही है कि इस भारत को अगर आगे ले जाना है तो इस देश के जो मुसलमान हैं, उन्होंने साफ कहा कि मुसलमान को आप कहीं समंदर में नहीं फेंक दोगे, ये बंगाल में नहीं जाएंगे, वो यहाँ पे हैं, यहाँ पे रहेंगे और मुसलमान यहाँ का हिस्सा है और पूरी ताकत के साथ है। और इसलिए इस बात को एक्सेप्ट करके बीजेपी को दरवाजे खोलने चाहिए। उन्होंने दरवाजे क्या, खिड़कियां भी बंद कर रखी हैं मुसलमानों के लिए, जो राजनीतिक रूप से। मैं ये मानता हूं कि मुसलमान, और मैं एक और कड़वी बात कहने वाला हूं, मुसलमान बहुत से नाराज भी हो सकते हैं, सेकुलर लीडर नाराज हो सकते हैं मुझसे, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 15-20 साल में मुसलमान की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहतर। मैं जो गांव देहात में जगह जगह घूमता हूं, जाता हूं, तो मुसलमान की हालत बिगड़ी नहीं, अच्छी हुई है, क्योंकि बड़े दंगे नहीं हुए, क्योंकि उसके मन में उसको काम करने का मौका मिला है और एक स्थिर सरकार रही है। तो स्थिर सरकार में उसे ही मौका मिला। मुसलमान क्योंकि मेहनती है और सरकार पर डिपेंडेंट नहीं है, नौकरी नहीं ढूंढ रहा है, वो तो जाके अपना बुनकर है, बुनकर बना रहा है, वो अपना लकड़ी का काम कर रहा है, वो कारपेंटर है, वो मोटर मैकेनिक है, वो अपने हाथों से इस देश का भी निर्माण कर रहा है और अपना भी निर्माण कर रहा है। किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो कुछ दे रहा है देश को, ले नहीं रहा देश से, वो फ्री की नहीं खा रहा है, वो सरकारी नौकर होकर नहीं खा रहा है, बहुत कम है सरकारी नौकरियों में। तो मुसलमान की हालत बेहतर हुई है पिछले 15-20 साल में, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक। और उसके अंदर एक और भी समझ में आई है कि राजनीति से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ राजनीति से मेरा नुकसान ही होता है। तो उसने राजनीति से हटकर अब वो शिक्षा और अपने विकास की तरफ ज्यादा उसका ध्यान जा रहा है। इससे मुसलमान, मैं तो बल्कि सलाम करता हूं मोदी जी को और भाजपा को कि उनकी वजह से एक फायदा हुआ है कि मुसलमान की समझ में आ गया कि वोट की राजनीति से मेरा कुछ नहीं होने वाला। जो भ्रम था उसको कि मैं सरकारें बनाऊंगा, मैं सरकारें बदलूंगा, मेरे वोट से चेंज आती है, तो समझ में आ गया कि मेरे वोट से कुछ नहीं होता, मुझे जो कुछ भी होना है मेरे शिक्षा से होना है और आर्थिक काम से होना है। तो उसका ज्यादा ध्यान इधर चला गया है। लेकिन मैं गांव देहात में जाता हूं तो मुझे बहुत मुसलमान ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम क्यों लड़ते रहें लड़ाई कांग्रेस की और समाजवादी की और बीएसपी की और इनकी, हमें तो अगर हम भाजपा से हमें लड़ा देते हैं, भाजपा के नुकसान हमें उठाना पड़ता है, लेकिन सत्ता में तो ये लोग आते हैं, तो हम भी भाजपा में जाने को तैयार है, लेकिन भाजपा का कोई दरवाजा ही नहीं, कैसे हम जाएं। मुझसे पूछते हैं आगे बहुत मुसलमान लीडर जो नीचे गांव देहात में हैं, जो सरपंच हैं, ये हैं वो हैं, कि जी हम तो भाजपा से जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़े? तो मैं कहता हूँ भाई जाओ, मेरे पास तो कोई रास्ता है नहीं। तो जब आपको बुलाया था, आप जैसा जहीन आदमी वो नहीं जा रहा है, आप जैसा। मेरी तो अपनी जाति एक मसला था कि मैंने सारी जिंदगी जो राजनीति की है, मैं उससे बिल्कुल पलटी खा के नहीं जा सकता। लेकिन जो यंग लड़के हैं जिन्होंने सारी जिंदगी राजनीति नहीं की है, सेकुलर बात की, जिन्होंने लेफ्ट की राजनीति नहीं की है, उनके लिए आसान है, उनके लिए नई शुरुआत है, उनके लिए एक नया मोड़ है, नए अंदाज में काम करना है। लेकिन मेरे लिए तो मुश्किल है वो, क्योंकि मैंने सारी जीवन जो राजनीति की, अब मैं उसको बिल्कुल उलट के मैं नहीं जा सकता। और दूसरे ये कि मैं कुछ उस वक्त मुझे और देखिए मैं बहुत देर तक मैं कहीं पे भी काम नहीं कर सकता जहां पे मेरी मर्जी के खिलाफ हो। और यहाँ पे सवाल पूछ, इन पार्टियों, बीजेपी में तो आप बिल्कुल सवाल नहीं पूछ सकते, मैं इन पार्टियों में सवाल पूछने वाला आदमी हूँ। मुझे मेरे प्रोफेसर रणधीर सिंह ने सवाल पूछना सिखाया था, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। तो मैंने अपने बाप से भी सवाल पूछे, अपनी किताबों से भी पूछे, अपने धर्म से भी सवाल पूछे, अपने लोगों से भी सवाल पूछे, और पार्टी के लीडर से भी हमेशा सवाल पूछा। और पार्टी के लीडर ने कहा निकलो बाहर, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई सवाल पूछने वाले को पसंद नहीं करता, चाहे बाप हो चाहे स्कूल क्लास का टीचर हो। अगर उससे सवाल पूछो वो कहता है बाहर निकल, तू क्या अपने को बहुत समझ रहा है। तो ये बीजेपी में तो सवाल पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए बीजेपी में जाके मैं निकलना नहीं चाहता था। मेरे मन में जो मैंने कहा कि मैं जाता तो निकाल दिया जाता, तो उससे अच्छा था कि मैं बाहर रहकर। लेकिन मैं बीजेपी का दुश्मन नहीं हूँ,
ना मैं कांग्रेस का दुश्मन हूं। मेरे सामने देश है और मेरा मानना है कि इस देश को विकास के लिए सब पार्टियों की जरूरत है और बीजेपी रहने वाली है, बीजेपी कहीं जाने वाली है नहीं। सत्ता में हमेशा नहीं रहेगी, सत्ता से बाहर आएगी। ये दूसरी पार्टियां भी सत्ता में आएंगी। ये देश बहुत बड़ा है, देश सब पार्टियों से ऊपर है और नरेंद्र मोदी से और क्या कहते हैं राहुल गांधी से ऊपर ये देश है। और इन दोनों की लड़ाई में हम पिसने को तैयार नहीं है। हमें अपना रास्ता बनाना है और रास्ता शिक्षा के मैदान से होके जाना है। शाहिद भाई, आपने अपनी बातचीत के आखिरी अंश में राहुल गांधी का चूंकि उल्लेख कर दिया कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की टकराव में हम पिसने को तैयार नहीं है, क्योंकि देश के विकास का रास्ता शिक्षा से होकर जाता है। और इस शिक्षा की बात आप जब से हमारी बातचीत शुरू हुई है, आपने शुरू से आखिर तक इस बात पर बल दिया है कि हमारे समुदायों को पढ़ना लिखना चाहिए। ये राहुल गांधी का बतौर राजनेता भविष्य क्या है? क्योंकि एक तरफ एक ऐसी जमात है जो उनमें सारी संभावना देख रही है और दूसरी तरफ ऐसी जमात है जिसको लगता है, मतलब उनके व्यक्तित्व पर, चरित्र पर, कि वो कुछ भी अर्जित नहीं कर सकते। वो केवल इसलिए नेता हैं कि उन्होंने अपनी पारिवारिक विरासत वंशावली से एक चीज हासिल की है। आप क्या बात? मेरी सहानुभूति और मेरा व्यक्तिगत प्यार पूरा राहुल गांधी के, और सहानुभूति इसलिए है कि राहुल गांधी को प्लेट में सजा के कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी को कांग्रेस उस वक्त मिली है कि बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है, बिखर चुकी है। और मेरा मानना है कि राहुल गांधी कांग्रेस पे सवारी नहीं कर रहा है, कांग्रेस पूरी राहुल गांधी के कंधों पे सवारी कर रही है। और उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है, पूरी कांग्रेस की लड़ाई हर जगह पे लड़नी पड़ रही है। मैंने राहुल गांधी को शुरू में बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया। मुझे लगा कि भाई इसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं, क्यों आना चाहता है आगे, जाए अपना मौज करे, जिंदगी क्यों। अब बच्चे जैसे अपने बच्चे के, अगर मेरा बेटा भी, मुझे लगे कि मेरा बेटा एडिटर नहीं बन सकता, तो मैं कहूँगा बेटा किस चक्कर में पड़ा, तू नहीं बनने वाला, तू कुछ और काम कर ले, किसी बिजनेस में चला जा, कोई जॉब कर ले। तो मैं अपने बेटे से भी ये कहूंगा। तो वही मैं राहुल गांधी से भी मैं समझता था। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से बार बार हारने के बाद, बार बार चोट खाने के बाद, बार बार गिरने के बाद जिस तरह उठे हैं वो, और जिस हिम्मत से उठे हैं, उसके नतीजे में मेरे दिल में बहुत इज्जत बढ़ गई है राहुल गांधी के लिए। तो आज राहुल गांधी कल को प्रधानमंत्री बने ना बने, जीते या ना जीते, लेकिन प्रधानमंत्री एक बिल्कुल आग में से तप के फौलादी बन के निकले हैं। और ये वो राहुल गांधी नहीं है जो आज से 15 साल पहले थे। आज ये बिल्कुल अलग राहुल गांधी है। ये राजीव गांधी भी नहीं है। राजीव गांधी को भी प्लेट पे सजा के मिला था, इंदिरा गांधी को भी कोई, वो तो खैर राष्ट्रीय आंदोलन के स्ट्रगल से आई थी, लेकिन उनको भी वो कीमत नहीं चुकानी पड़ी थी जो कीमत राहुल गांधी को चुकानी पड़ी है। और राहुल गांधी जिस तरह से निकल के आए हैं, मैं समझता हूं कि वो देश के बहुत बड़े लीडर हैं। वो अगर चाहते तो छोड़ के चले जाते। इतनी हार के बाद मैंने किसी को उठते नहीं देखा। तो जिस तरह से वो उन्होंने मुकाबला किया है, वो आज भारत की बहुत बड़ी ताकत है, भारत की जनता की ताकत है। प्रधानमंत्री बने ना बने, सत्ता में आए ना आए, लेकिन वो एक लीडर है और लीडर रहेंगे। वो चाहे मेरी तरफ से कभी भी जीते नहीं वो, लेकिन हार और जीत से लीडर बड़ा नहीं बनता। जयप्रकाश नारायण कभी बड़े प्रधानमंत्री नहीं बने, कुछ नहीं बने, लेकिन भारत की ताकत थे, आत्मा थे वो। महात्मा गांधी ताकत थे, आत्मा थे। तो राहुल गांधी के अंदर भी उस पूरे स्ट्रगल से कहीं थोड़ा सा अंश पंडित नेहरू का भी आया है, कहीं महात्मा गांधी का भी आया है, कहीं उस जेपी का भी आया है, कहीं वो लेफ्टिस्ट जो होता है, जो गांव देहात की गरीब की मजदूर की लड़ाई लड़ता है, वो भी आया है। और तजुर्बों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो इसलिए राहुल गांधी, अब मोदी जी मुझे नहीं पता कितने दिन प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन वो रहें। बीजेपी कितने दिन सत्ता में रहेगी, दूसरी पार्टियां आएंगी, हो सकता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, हो सकता है कभी ना बने, लेकिन इस देश को रास्ता दिखाने वाले जो चंद लोग होंगे आने वाले 20-25 साल के अंदर, जो इस देश को एक दिशा दिखाएंगे, उसमें राहुल गांधी सबसे आगे होंगे। इस बात का मुझे विश्वास है। और मैं किसी खुशामद में या किसी तारीफ में नहीं कह रहा हूं। राहुल गांधी में बहुत सारी मैंने खामियां देखी हैं और मैंने उनके खिलाफ लिखा भी है। सोनिया जी मुझसे बहुत नाराज भी रही हैं, क्योंकि एक बार मैंने हेडलाइन मेरे यहाँ लगा दी गई थी, पप्पू पास हो गया, जो कि वो उनको उन तक पहुंची थी, उन्हें बहुत बुरा लगा था और उसकी आज तक उन्होंने मुझे माफ नहीं किया उसके लिए। लेकिन वो भी मैंने तारीफ में लिखा था कि अब जो है राजनीतिक सीख गया है, तो अब वो राजनीति में आगे आ गया है। मैंने किसी बुरे सेंस में नहीं, लेकिन क्योंकि अच्छी हेडलाइन लग रही थी, तो वो एक जुमला होता ना अमिताभ बच्चन का, जो एक किसी
चॉकलेट का हाँ हाँ ऐड पापा करते थे, जी तो उसमें वो उन्होंने जुमला बोला था। तो मुझसे एक दिन जो अपनी वो है, अरे बच्चन, क्या है नाम, अमिताभ बच्चन नहीं या अमिताभ की अभिषेक वाइफ, जया बच्चन। जया बच्चन पार्लियामेंट में, मैंने उनसे कहा कि वो मैंने अभिषेक की फिल्म देखी, बड़ी अच्छी लगी, उसने बोली हाँ अब पप्पू पास हो गया, ये उनका जुमला था अपने बेटे के लिए। तो मेरे दिमाग में कहीं रह गया, मैंने हेडलाइन दी। तो मैं, वो मेरे से नाराज रही। अहमद भाई ने भी मुझसे शिकायत की, अहमद पटेल ने, कि आपने ये लिख दिया। तो मैंने कहा यार वो तो एक सहाफती, एक जर्नलिस्टिक एक जुमला था, हो गया। मैं उन्हें पप्पू बिल्कुल नहीं समझता, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं समझता। अब तो मैं समझता हूँ कि जो मैच्योरिटी उनमें है वो, मुझे माफ करें बाकी सारे लीडर, कि किसी और लीडर में वो मैच्योरिटी नजर नहीं आ रही जो राहुल गांधी में है। हालांकि राजनीति में जो मक्कारियां चालाकियां होनी चाहिए वो अभी तक उनमें नहीं आई हैं। तो इस देश में अगर आपने प्रधानमंत्री बनना है तो थोड़ा चालाकी और मक्कारी भी आपने अच्छी होनी चाहिए। ये अघोषित तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि भारत के सारे प्रधानमंत्री जो है नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा देश जब आपको संभालना है ना, आपको सबको समेटना है, तो आप जब देखिए, जब महेश भट्ट अच्छी फिल्म बनाती है वो फेल हो जाती है, लेकिन महेश भट्ट जब मर्डर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा मसाला ये भी, थोड़ा डांस भी, थोड़ी सेक्स भी, थोड़ा गाना भी, थोड़ी पॉपुलर म्यूजिक भी, थोड़ा यूथ के लिए भी, थोड़ा औरतों के लिए भी, थोड़ा इमोशंस भी, थोड़ा ये सब मसाला डाल के जब बनाते हैं तो वो बहुत, तो भारत के प्रधानमंत्री को मसालेबाज होना चाहिए। उसको होना पड़ता है, उसको तमिलनाडु को भी लेना है, उसको केरला को भी लेना है, उसको बंगाल को भी लेना है, उसे यूपी वाले को भी लेना है, उसे बिहार के बिल्कुल गांव को भी लेना है, उसे महिलाओं को भी लेना है, उसे बुढ़ों को भी लेना है, उसे देखिए दुनिया में कोई दूसरा देश है ही नहीं कंपैरिजन भारत जैसा। हर देश एक एक भाषा पे है, एक एक धर्म पे है। यहाँ इतने धर्म, इतनी भाषाएं, इतने लोग, उनको समेटना, मैं समझता हूँ मेंढक तोलने वाली बात है। ये आसान काम नहीं है करना। जितने प्रधानमंत्री है उनको सलाम, जितने लीडर हैं इस देश के उन सबको सलाम। आसान नहीं है इस देश में नेता बनना और सक्सेसफुल होना। शाहिद भाई बहुत बहुत आभार आपका। आप शाहिद सिद्दीकी जी से हमारी बात सुन रहे थे आई विटनेस पे। ये पुस्तक रूपा पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है, 795 रुपये मूल्य है। और मैं सभी अंग्रेजी के अपने लेखकों से जो भी बात करते हैं, आप तो हिंदी के रचनाकार हैं, लेखक, पत्रकार, संपादक, राजनेता, सब कुछ आपने हिंदी और हिंदुस्तानी में किया है, उर्दू में किया है, उर्दू में किया है। लेकिन मैं, भाषा का प्रश्न रह गया। बहुत सारे प्रश्न हैं जो लगातार आपसे, चूंकि आपका इतना विशद अनुभव विशाल रहा है और इतना विराट जीवन रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में एक बार फिर आपसे बातचीत की जाए। ये पुस्तक हिंदी में कब आएगी और उर्दू में या भारतीय भाषा में? मैंने अपने पब्लिशर से कहा, बहुत मेरे पे डिमांड आ रही है, बहुत लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैंने अपने पब्लिशर से कहा कि भाई हिंदी में भी इसको छापिए। उनका हिंदी में छाप तो लूंगा, लेकिन खरीदेगा कौन? मैंने कहा भाई आप पब्लिशर है, आप जानते हो। बोले नहीं, हिंदी में बिकती नहीं इस तरह की किताब। नहीं, निश्चित रूप से बिकेगी। आपके, मैं प्रकाशक को कहूंगा, रूपा पब्लिकेशन के लोग भी हमारे कार्यक्रम को लगातार सुनते हैं, तो मैं आग्रह करूंगा इस किताब की भाषा और इसकी, बहुत तमन्ना है कि ये उर्दू में और हिंदी में आए और लोगों तक पहुंचे। हिंदी पढ़ने वालों तक मेरी किताब पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मेरी किताब सिर्फ राजनीतिक उस पे नहीं है। मेरी किताब भारत की आत्मा का निचोड़ भी मैंने लाने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं हर भारतीय के दिल को, उसकी आत्मा को, उसकी सोच को छुएगी। निश्चित रूप से ये किताब इतनी पठनीय है कि किस्सा गोई की शक्ल में लिखी है। आप इसे पढ़ते हुए समझ में आएगा कि मैं कोई राजनीति का एक लंबा कालखंड देख रहा हूँ, और शायद ही किसी व्यक्ति के पास, लेखक के पास वह प्रत्यक्ष दृष्टा होने का अनुभव जो शाहिद सिद्दीकी जी के पास रहा है, और बहुत ही साफगोई से, बिना किसी बात को छुपाए हुए, ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर के अंदाज में कुलदीप नैयर जी, खुशवंत सिंह जी, ये लोग लगातार उस दौर में लिखते रहे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं अगले सप्ताह फिर ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें, और अगर अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो इसे जरूर खरीद कर पढ़ें। प्रकाशक से प्रयास है हमारा कि हिंदी में अवश्य हो ये किताब, क्योंकि जो जबान है, जो इसकी ज़मीन है, जो इसकी जहनियत है, जो इसकी यात्रा है, वो सब कुछ हिंदी के दिल से निकली हुई। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत आभार।